वर्ष 2000 में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर याकू अपने रिसर्च रूम में डीपली फोकस्ड होकर काम कर रहे थे। तभी उनकी असिस्टेंट ने एंटर किया और उन्हें सॉफ्टली आवाज दी, लेकिन याकू ने तब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया जब तक कि वो उनके पास नहीं आई और उन्हें फिर से आवाज नहीं दी। तभी याकू अचानक चौंक गए और अपनी असिस्टेंट को देखा। असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए याकू का इंट्रोडक्शन उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के आदमी से कराया जो कोलैबोरेशन के लिए आया था। याकू ने पहले अपनी असिस्टेंट को कहा कि वो उस व्यक्ति को गाइड करे और थोड़ी देर बाद वो खुद उनसे बात करेंगे। फिर असिस्टेंट उस कंपनी वाले को ले गई और चलते चलते याकू की कैपेबिलिटी के बारे में बताने लगी, कैसे उनके टैलेंट को हर कोई रिकॉग्नाइज करता था और कैसे उनके हर रिसर्च प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट वर्ल्ड क्लास होता था और कितने मरीज उनकी डिस्कवरी से ठीक हुए थे। इस बीच याकू अभी भी लगन से काम कर रहे थे कि अचानक उनका अलार्म बज उठा। तभी उन्हें समय का एहसास हुआ, आधी रात हो चुकी थी। याकू ने अपनी डेस्क पर रखी एक फोटोग्राफ देखी और फिर हल्का खाना खाने की तरफ बढ़े। वो तस्वीर उनकी और उनकी छोटी बहन की थी जो एक गंभीर इलनेस से जूझ रही थी। उसकी बहन में एक ट्यूमर था जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता था और उसने उस छोटी सी बच्ची की जान ले ली थी। कोई भी डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर पाया था, सबने इलाज छोड़ दिया था, लेकिन याकू इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। हल्का खाना खाने के बाद याकू फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस लैब में गए। लगभग 1 घंटे में दवा रेडी हो जाएगी और याकू को थोड़ा रेस्ट का समय मिल सकेगा। उन्होंने अपनी अलार्म सेट कर दी और सो गए। याकू न जाने कब से मरीजों से बात नहीं कर रहे थे, बस यही उनकी छोटी सी होप थी कि किसी दिन वो किसी छोटे गांव में डॉक्टर बन पाएंगे। लेकिन अगली सुबह जब उनकी असिस्टेंट उन्हें ढूंढने लौटी, उसने बस याकू को बेड पर अनकॉन्शियस पड़ा देखा, दोनों हाथ लटके हुए। याकू धीरे धीरे जागते हुए सामने खड़ी पिंक हेड गर्ल को देखा जो उनके लिए बहुत वरीड लग रही थी। याकू ने उसे देखा लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। वो बेड से उतरकर विंडो खोलते हैं और हैरानी से बाहर देखते हैं। उनके सामने एक विशाल गार्डन था। उसके बाद वो पिंक हेड गर्ल याकू को एक मिरर, उनका फेस और उनकी लॉस्ट मेमोरीज लौटा देती है। याकू को एहसास हुआ कि उन्होंने ओवरवर्क की वजह से मर चुके थे और ये देखकर कि उनकी मेमोरी वैनिश हो गई थी, वो लड़की खुद का इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम लूटे है, मैं आपकी पर्सनल मेड हूँ। इस समय याकू को इच हो रही थी और वो चाहते थे कि लूटे उनकी स्ट्रैप्स खोलने में मदद करे। लूटे तुरंत आदेश स्वीकार कर लेती है और प्रिपरेशन करने के लिए भाग जाती है। लेकिन जैसे ही याकू अपनी स्लीव्स ऊपर उठाते हैं, उन्हें याद आता है कि सोने से पहले जो नोट उन्होंने लिखा था वो इस जन्म तक उनके साथ रहा। जब लूटे उन्हें नहलाने लगी, उसने याकू की आर्म पर एक अजीब सा मार्क दिखा। उसके लिए ये फार्मास्यूटिकल सेंट का संकेत था, लेकिन याकू जैसे मॉडर्न व्यक्ति के लिए ये बस इलेक्ट्रिसिटी का बचा हुआ निशान था। लूटे घुटनों के बल बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, कल की एक्सीडेंट के बाद यंग मास्टर को सुरक्षित रखने के लिए फार्मास्यूटिकल डीटी का धन्यवाद करते हुए। फार्मास्यूटिकल डीटी? याकू ने सुना पर कुछ समझ नहीं पाए, इसलिए उसे लूटे से कंफर्म करने की जरूरत पड़ी। लूटे ने बताया कि याकू परिवार के यंग मास्टर थे, सेंट फ्लूवियस एम्पायर के एक महान नोबेल और रॉयल फार्मासिस्ट थे। याकू के पिता को एम्परर ने ग्रैंड नोबेल की उपाधि दी थी, जो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स वाले लोगों को मिलती थी और ये ड्यूक से भी सुपीरियर माना जाता था। याकू के ग्रैंडफादर रॉयल फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट के डीन थे। लूटे ने याकू को घर में लगी पेंटिंग्स के पास ले जाकर सभी लोगों का इंट्रोडक्शन कराया। सबसे पहले बीच में लगी सबसे बड़ी पेंटिंग उनके पिता ग्रैंड नोबेल ब्रूनो की थी। दाईं ओर थी लेडी बिएट्रिस और उनकी सिस्टर ब्लैंच, और बाईं ओर उनके बड़े भाई पॉल थे, जो उस समय दुनिया की टॉप फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी नोवोलुइड फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे। इसी वजह से पुराने ब्रूनो को दोनों भाइयों से बहुत उम्मीदें थी, एक में एकेडमिक एक्सीलेंस और दूसरे में डिवाइन ब्लेसिंग, जो याकू के आर्म पर फार्मास्यूटिकल डीटी के मार्क से दिखता था। याकू अभी भी इसे डिवाइन ब्लेसिंग समझ नहीं पाए। क्या डिवाइन मैजिक इस्तेमाल करना वाकई ऐसा शॉकिंग होता है? उन्होंने इंटरनली सोचा। उसका ब्लैंक एक्सप्रेशन देखकर लूटे डर गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इसे भी भूल लिया? क्योंकि डिवाइन मैजिक का यूज करना नोबिलिटी का प्रूफ था और याकू इसमें एक्सपर्ट थे। ये एक बहुत बड़ा इशू था। अगर याकू अब डिवाइन मैजिक नहीं कर पाए तो उन्हें घर से निकाला जा सकता था। ये सोचकर वो थोड़ा नर्वस हो गए और मेमोरी रिकॉल करने के लिए अपने रूम में वापस चले गए। लूटे ने बताया कि याकू जल बेस्ड डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे। सबसे पहले उन्हें पानी की फॉर्म के बारे में सोचना था। याकू ने अनुमान लगाया कि पानी की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो सकती है और तुरंत अपने पास्ट लाइफ की नॉलेज को याद किया। उनके मन में पानी की स्ट्रक्चर उभरने लगी और उनके आर्म पर एक अजीब सा ग्लोइंग मार्क चमक उठा। फिर याकू के पाम में पानी मटेरियलाइज हो गया, जिसे देखकर वो खुद भी शॉक्ड रह गए। उन्होंने इसे क्रिएट तो किया था, लेकिन नहीं जानते थे कि इसे कंट्रोल कैसे करें। तो याकू को सीधे विंडो की तरफ भागना पड़ा और उन्होंने अभी जो पानी बनाया था उसे बाहर रिलीज कर दिया। नीचे खड़ी लूटे ने देखा कि क्या हुआ और वो बहुत खुश हुई कि याकू ने फाइनली डिवाइन मैजिक रिकॉल कर लिया। याकू अपने रूम में वापस आए और इस डिवाइन मैजिक का एनालाइज करने लगे। उन्हें बस पानी की स्ट्रक्चर के बारे में सोचते रहना था कि ये कैसे अपीयर हुआ।
इससे उन्हें क्यूरियोसिटी हुई कि क्या वो और भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। याकू ने तुरंत ट्राई किया और सच में वो सक्सीड हो गया। अब वो न केवल पानी बना सकते थे बल्कि गोल्ड, सोडियम, सल्फर, शुगर भी बना सकते थे। वो प्योर सब्सटेंसेस क्रिएट कर सकते थे लेकिन कंपाउंड्स नहीं। अब याकू अपनी कैपेबिलिटी में प्रोफिशिएंट हो चुके थे। उनका लेफ्ट हैंड सब्सटेंस जनरेट कर सकता था जबकि राइट हैंड उन्हें रिमूव कर सकता था। तभी डोर पर नॉक हुई। याकू ने जल्दी से अपनी बनाई सारी चीजें हाइड कर दी। लूटे एक्साइटमेंट से दौड़कर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगी, लेकिन फिर उसे याद आया अगर याकू ने अपनी फार्मास्यूटिकल नॉलेज भूल दी होती तो क्या होता। उसने याकू को याद करने के लिए कहा क्योंकि ओड ब्रूनो अक्सर खाने के समय मेडिसिन रिलेटेड सवाल पूछते थे। इसीलिए याकू और लूट ज्ञान की रिव्यू करने के लिए लाइब्रेरी गए। वहाँ की बुक शेल्फ्स लिटरली किताबों से भरी हुई थी और याकू को बस देखना था और सब कुछ तुरंत रिकॉल हो गया। ये देखकर वो भी हैरान रह गया। फूमा नाम का लड़का पहले ही वहाँ की सारी किताबें मेमोराइज कर चुका था। उस शाम याकू घर के डाइनिंग रूम में घूम रहे थे और जैसे ही उनकी माँ और बहन ने उन्हें देखा, उन्होंने तुरंत उसके बारे में पूछा। टेबल पर बैठे बैठे याकू को एहसास हुआ कि ये वाकई एक केयरिंग और सपोर्टिव फैमिली है और अब से वो इस फैमिली का बेटा बनकर रहेगा, जैसा कि लूट ने बताया था। दरअसल ग्रैंड चांसलर ब्रूनो ने याकू से एक मेडिसिन रिलेटेड सवाल पूछा और याकू ने सहजता से जवाब दिया। ये देखकर कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अब ठीक हो चुकी थी, उन्होंने तय किया कि याकू अगले दिन मिस एलन के साथ स्कूल लौटेंगे। अगली सुबह मिस एलन के साथ क्लास शुरू हुई। याकू को मिलते ही एलन ने महसूस किया कि कुछ ऑफ है। उसका काम एंड कलेक्टेड नेचर यंग मास्टर एल्मा जैसा बिल्कुल नहीं था। याकू ने जल्दी से एक्सक्यूज बनाया कि उन्हें बिजली लगी थी, इसीलिए उनकी मेमोरी थोड़ी अनस्टेबल थी, जिससे एलन का सस्पिशन कम हो गया। क्लास शुरू हुई। आज मेडिसिन नॉलेज पढ़ाने के बजाय मिस एलन ने याकू को डिवाइन मैजिक पढ़ाने का फैसला किया। डिवाइन मैजिक वो चीज थी जिसका यूज सभी नोबल लोग कर सकते थे और उनके अपने गार्डियन डेटीज होते थे। याकू के फैमिली का गार्डियन डेटी प्रोफेसर डेटी था, जबकि मिस एलन का वाटर डेटी था। डिवाइन मैजिक में 5 बेसिक एलिमेंट्स थे और 2 स्पेशल एट्रीब्यूट्स भी थे, ये नेन यांग। इस पॉइंट पर याकू ने एक सवाल उठाया। वो वाटर और फायर एट्रीब्यूट समझता था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वॉइड एट्रीब्यूट क्या था। एलन का नॉलेज भी लिमिटेड था क्योंकि वॉइड एट्रीब्यूट के बारे में 300+ ईयर्स से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। याकू का एक और सवाल था, अगर कोई सब्सटेंस क्रिएट कर सकता है तो वो किस तरीके का होगा। एलन ने कंफर्म किया कि ऐसा कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। सब्सटेंस बनाना ऐसी एबिलिटी है जो केवल गॉड्स या डीमंस के पास ही है। थ्योरी सेशन खत्म होने के बाद मिस एलन ने याकू को प्रैक्टिकल लेसन के लिए मोटिवेट किया। ये देखकर कि याकू अपनी स्टाफ नहीं लाया, उन्होंने उसे डांटा और अपनी स्टाफ उसे टेम्परेरी उधार देनी पड़ी। अनसरप्राइजिंगली उनका इंस्ट्रक्शन यही था कि याकू को दूसरे साइड से वाटर प्रोजेक्टाइल रिलीज करना चाहिए। ये देखकर कि याकू टेक्निक भूल गया है, एलन को खुद डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ा। एलन ने अपनी पावर से एक स्ट्रीम ऑफ वाटर स्काई में शूट किया, जिसे देखकर याकू अमेज रह गया। लेकिन एलन के लिए ये टेक्निक बहुत बेसिक थी और याकू इसे पहले भी एफर्टलेसली कर चुका था। याकू ने स्टाफ पकड़कर प्रैक्टिस शुरू की। जैसे ही उसने वाटर की स्ट्रक्चर के बारे में सोचा, एक एक्सट्रीमली फास्ट वाटर स्ट्रीम शूट हो गई। एलन स्टन रह गई और बेचैनी से याकू की ओर दौड़ी, ये सोचकर कि वो बिना किसी मंत्रा के मैजिक कैसे कर सकता है। इससे भी जरूरी बात ये थी कि ये वाटर स्ट्रीम बहुत पावरफुल थी। एलन को चिंता हुई कि याकू ने अपनी पूरी लाइफ टाइम की डिवाइन पावर एक ही बार में रिलीज कर दी है, इसीलिए उसे स्टार्स लेकर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी। याकू ने उसे होल्ड किया और वो ग्लो करने लगी, जिससे एलन एक बार फिर डर गई और पूरी तरह हतप्रभ रह गई। ये डिवाइन पावर ऑर्डिनरी इवैल्यूएटर्स की कैपेबिलिटी से बहुत ऊपर थी। इससे पहले कोई भी डिवाइन मेज ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाया था। एलन ने बेचैनी से याकू को याद दिलाया कि अब से उसे दूसरों के सामने, यहाँ तक कि अपने फादर के सामने भी इवैल्यूएटर्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। क्लास यहीं खत्म हुई। पहले हुए शॉक के कारण एलन का ग्लासेस गिर गया और बिना ग्लासेस के वो घर का रास्ता नहीं देख पा रही थी। याकू को उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाना पड़ा। वे आराम करने के लिए एक स्टोन बेंच पर बैठ गए। इस दौरान याकू ने एलन को एक ट्रिक बताई जिससे वो बिना ग्लासेस के भी रास्ता देख सके। अपने हाथ में एक छोटा सा होल बना के उसे लेंस की तरह यूज करना। जैसे ही याकू ये एबिलिटी दिखा रहा था, उसने अनजाने में देखा कि एलन के राइट हैंड की एक फिंगर नीली चमक रही थी। वो उसकी ओर दौड़ा और पता चला कि ये इंजरी आज सुबह ही हुई थी। याकू को ये एबिलिटी अभी पूरी तरह समझ नहीं आई थी, इसीलिए उसने एलन से इसके बारे में पूछा। एलन स्वेटिंग और टेंस्ड हो गई, पीछे हटकर बाकी इंजरीज का इवैल्यूएशन कर रही थी। ये वास्तव में डिवाइन साइट थी। याकू आखिर क्या था? एलन के फेस पर डीप टेरर साफ दिखाई दे रही थी, उसकी शैडो तक नहीं थी। याकू उसे उठाने में मदद करना चाहता था, लेकिन एलन अब इतना डर गई थी कि वो वहीं रुक नहीं सकी और तुरंत भाग गई। अगले दिन याकू को उसके फादर के कमरे में बुलाया गया और टीचर एलन के साथ हुई घटना के बारे में बताया गया। एलन ने तेज बुखार का बहाना बनाया और लंबी छुट्टी मांगी थी। याकू को तुरंत याद आ गया कि कल क्या हुआ था। अब वो जरूर उससे डर रही होगी। मार्किस ब्रूनो ने भी डीप ब्रेथ लिया और एलन को छोड़ दिया। स्टूडेंट्स का नर्चरिंग एक डॉक्टर की ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन एलन इसे पूरी तरह मैनेज नहीं कर सकी। फिर उसने याकू को एक लेटर और मेडिसिन की बोतल दी और उसे एलन तक पहुंचाने के लिए कहा। याकू ने यह टास्क एक्सेप्ट किया, मेडिसिन की बोतल ली और अपने रूम में वापस जांचने का
मार्किस के अनुसार ये केवल स्टेमिना एनहांसिंग मेडिसिन थी, लेकिन अगर एलन को फीवर था तो शायद उसे दूसरी मेडिसिन की जरूरत होगी। याकू ने एलन के घर जाने से पहले तुरंत एक और बॉटल तैयार की। लिविंग रूम में बैठकर उसका इंतजार करते हुए दरवाजा थोड़ा खुला और एलन पूरी तरह आर्मर में पहन के याकू से मिली, क्योंकि वो डर रही थी कि शायद याकू उसे साइलेंस करने आया है। याकू ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि वो बस अपने फादर की मेडिसिन देने आया था। ये सुनकर एलन और घबरा गई। उसे लगा कि मेडिसिन डिलीवरी असल में पॉइजन डिलीवरी हो सकती है, बिकॉज नथिंग लाइक दैट था। याकू ने 2 तरीके की मेडिसिन पेश की, एक अपने फादर की और दूसरी फीवर के लिए, जिसे उसने खुद प्रिपेयर किया था। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो एलन को कंटिन्यू कर सके पढ़ाना। एलन याकू की इंटेंट समझ नहीं पाई। अगर याकू औषधि देवता का रीइंकार्नेशन था तो उसे अपनी शिक्षा की जरूरत क्या थी? याकू को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। वो खुद को बस एक ऑर्डिनरी इंसान मानता था। यह सुनकर एलन को सिचुएशन समझ में आ गई। अगर याकू यही चाहता था तो वो अब भी उसके साथ रहेगी और बेशक वो याकू के सारे सीक्रेट्स छुपाएगी। याकू मुस्कुराया और एलन का हाथ छूने के लिए आगे बढ़ा और बोला कि उसे उसकी नॉलेज की जरूरत है। डिवाइन मैजिक एक ऐसी शक्ति थी जो माउथ से एक्सप्रेस होती थी। उसके घर में डिवाइन मैजिक सिखाने वाली कोई किताब नहीं थी, सिर्फ मेडिसिनल बुक्स थी। इसलिए अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए उसे अभी भी एलन की गाइडेंस चाहिए थी। याकू ने अपने बैग में हाथ डाला और एक बुके ऑफ फ्लावर्स निकाला। उसने इसे एलन को थैंक्स देने के लिए दिया और फिर उसे थोड़ा आराम करने के लिए छोड़ दिया। बुके को पकड़ते ही एलन का फेस ब्लश हो गया। याकू ने जो मेडिसिन दी थी वो पाउडर फॉर्म में थी, ऐसी जो एलन ये पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो थोड़ी नर्वस थी। लेकिन जैसे ही उसने सोचा, उसे समझ आया कि फार्मास्यूटिकल डाइटी एक प्रोटेक्टिव डाइटी है और याकू उसे कभी हार्म नहीं करेगा। और तो और जो बुके याकू ने दिया वो स्काई ब्लू फ्लावर्स का था, एलन का फेवरेट कलर। ये सोचते ही एलन ने याकू पर अब कोई सस्पिशन नहीं रखा और उसने मेडिसिन ले ली। अगले दिन एलन याकू से मिलने आए ताकि वो अपनी टीचिंग जॉब कंटिन्यू कर सके। इस बार वो फुल आर्मर पहने हुए थी, लेकिन ये याकू से डर की वजह से नहीं बल्कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि याकू की शक्ति बहुत ज़्यादा थी और उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। एलन के काम कंटिन्यू करने का एक और कारण ये था कि वो याकू को ऐसे ही छोड़ नहीं सकती थी। अगर याकू अपनी डिवाइन मैजिक पर कंट्रोल नहीं रख पाए तो शायद पूरा सिटी खतरे में पड़ जाता। एलन मुस्कुराई और याकू को थैंक्स कहा और ये कंफर्म किया कि जो मेडिसिन उसने दी थी वो बहुत इफेक्टिव थी। एलन ने याकू के लिए एक पूरा करिकुलम तैयार किया और उसे पूरी सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए एक डेजर्टेड आइलैंड पर ले गई। लेसन स्मूथ चल रहे थे। हालांकि याकू अभी भी अपनी पावर्स पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, एलन इस बार बहुत खुश थी और जब तक वो अपनी पावर्स पर मास्टरी नहीं ले पाता वो खुशी खुशी उसे पढ़ाती रहेगी। अगले दिनों जब एलन के साथ कोई क्लास नहीं होती थी, याकू हवेली में मेडिसिनल आई से प्रैक्टिस करता। वो सिर्फ देखकर डायग्नोस कर सकता था कि लोगों को कहाँ इंजरी हुई है और वहीं से उनकी बीमारी का पता लगाना शुरू कर देता। हवेली में लगभग हर कोई इंजर्ड था, खासकर अंकल सेड्रिक, जिनके पैरों में स्पाइन रिलेटेड इशू था जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मांगता था। प्रैक्टिस से याकू को अपनी एबिलिटीज़ की थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर कोई डिजीज़ पूरी तरह क्योर हो जाती तो एमिटेड लाइट डिसअपियर हो जाती, लेकिन अगर डिजीज़ पार्शियली रिमेन करती तो डिम लाइट बच जाती। ये सारे ऑब्जर्वेशंस याकू ने अपनी नोटबुक में केयरफुली रिकॉर्ड किए। ये सोचकर याकू ने गहरी सांस ली। इस दुनिया में उसका एग्जिस्टेंस सुपरस्टिशन माना जाता था। अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी रिवील हो जाती और ये भी कि उसकी कोई शैडो नहीं है तो उसकी डेथ सेंटेंस तय थी। ऐसा ना हो इसके लिए उसे फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ ब्लेंड इन करना ज़रूरी था। सबसे पहले लूट से। याकू को पता चला कि लूट को एक्जिमा है, इसलिए वो तुरंत मेडिसिन बनाने के लिए अपने रूम में दौड़ा। एक हाई रैंकिंग फैमिली के स्टैंडर्ड के हिसाब से सारे नेसेसरी टूल्स पहले से अवेलेबल थे, इसलिए प्रिपरेशन में बस थोड़ा समय लगा। याकू तुरंत उसे लूट के पास ले गया। लड़की बहुत इमोशनल हो गई, उसकी आंखें भर आईं। उसने याकू से कहा कि वो बाकी हाउस सर्वेंट्स को भी कुछ दे। फिर याकू और लूट ने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और हर रेसिपिएंट बहुत खुश हुआ। क्योंकि ऑर्डिनरी सर्वेंट्स अपने मास्टर से मेडिसिन नहीं ले सकते थे, याकू का फैमिली हाई रैंकिंग था। ओल्ड ब्रूनो केवल अदर नोबल्स का ही ट्रीटमेंट करता था और हाउस होल्ड सर्वेंट्स को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे। ये एक फ्यूडल सोसाइटी थी, इसलिए ये रूल्स हालों से एस्टैब्लिश थे। याकू को ये चीज़ थोड़ी समझ में आई, लेकिन उसके लिए सोशल हायरार्की बिल्कुल सही नहीं थी। लूट को ये बात बिल्कुल सही लगी, क्योंकि अगर ओल्ड मैन सर्वेंट्स की जांच करके रूल ब्रेक कर भी देता, उनके पास फिर भी मेडिसिन अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं होता। फिर याकू और लूट चलते बने और उसे इस इशू पर बहुत सोचना पड़ा। उस समय मेडिसिन की प्राइसेस बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं थी और उसके ऑब्जर्वेशन से कोई भी मेडिसिन सच में इफेक्टिव नहीं थी। अगर मेडिसिन सही लोगों तक पहुंच सके तो ये बहुत अच्छा होगा। इस तरह याकू का गोल पूरा हुआ। उसने डिसाइड किया कि अब से वो मेडिसिन उन्हीं लोगों को देगा जिन्हें सच में ज़रूरत है। ये सुनकर लूट बहुत इमोशनल हो गया। उसने हाल ही में याकू में एक बड़ा बदलाव देखा था। अब वो सर्वेंट्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था, इसीलिए वो डेफिनेटली ग्रेट फार्मासिस्ट बनेगा। अगली सुबह जब याकू नाश्ते के लिए आया, उसकी बहन ब्लैंच कहीं दिखाई नहीं दी और उसके पेरेंट्स के फेसेस बहुत सीरियस थे। तभी याकू को पता चला कि ब्लैंच को चिकन पॉक्स हो गया है।
ये एक वायरल इन्फेक्शन था। चिल्ड्रन में इन्फेक्शन रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार रिकवर होने के बाद चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन बहुत लो होते हैं। अर्थ पर यह डिजीज़ ज़्यादा डेंजरस नहीं थी, लेकिन मिस्टर ब्रूनो के फेस को देखकर याकू समझ गया कि यहाँ ये सीवियर हो सकता है। मिस्टर ब्रूनो ने डिसाइड किया कि अब 3 वीक्स तक कोई ब्लाइंड से कांटेक्ट नहीं करेगा और केयर कुछ हाउस होल्ड सर्वेंट्स करेंगे। याकू को थोड़ी अनीज हुई क्योंकि ब्लैंच अभी भी सिर्फ एक बच्ची थी, उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा। मिस्टर ब्रूनो के लिए बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि 4 साल पहले उन्होंने याकू के साथ भी ऐसा किया था। याद दिलाने के बाद उन्हें काम था और वो तुरंत चले गए। याकू अपने रूम में वापस आया और चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट प्लान बनाने लगा। वो अपनी सब्सटेंस क्रिएटिंग एबिलिटी की मदद से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स आसानी से जुटा सकता था। तभी उसे मौका मिला जब सर्वेंट्स ध्यान नहीं दे रहे थे और वो ब्लैंच के रूम में घुस गया। उसने अपनी मेडिसिनल आई से डायग्नोज किया और कंफर्म किया कि ये सच में चिकन पॉक्स था। तुरंत याकू ने उसे रिक्वायर्ड मेडिसिन दे दी। ब्लांच ने तुरंत खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया क्योंकि वो मेडिसिन पीना बिल्कुल नहीं चाहती थी और शिकायत कर रही थी कि ये दवा बहुत बिटर है। इसलिए याकू ने तुरंत एक सॉल्यूशन सोचा। उसने दवा को एक मीठी पेस्ट्री में मिला दिया ताकि ब्लांच आसानी से उसे खा सके। खाना खाने के बाद ब्लांच उत्सुक होकर याकू से पूछने लगी, पिताजी ने कहा था कि इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है। याकू झट से जंप किया और ब्लांच को ट्रिक करने के लिए जल्दी से कोई बहाना बनाना पड़ा। दवा देने के बाद याकू उसके साथ खेलना भी शुरू कर दिया, जिससे ब्लांच बहुत हैप्पी हो गई। छोटी बच्ची ने देखा कि याकू बदल गया है, क्योंकि पहले कभी उसने इतनी केयर नहीं दिखाई थी। ब्लांच मुस्कुराई और बोली कि वो याकू से बहुत प्यार करती है। ये सुनते ही याकू को अपनी पुरानी दुनिया की बहन याद आ गई, वो भी उसी जैसी ही थी। याकू की केयर की वजह से ब्लांच की रिकवरी बहुत तेज थी। ग्रैंड नोबल ब्रूनो भी इस बात से हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने रीजन पूछा तो ब्लांच ने याकू की बात मान ली। अपने कमरे में लौटकर याकू फिर से अपनी एबिलिटीज के बारे में सोचने लगा, सब्सटेंस क्रिएशन और दूसरों की डिजीजेस डिटेक्ट करने की एबिलिटी। ये ऐसा काम था जो ऑर्डिनरी लोग नहीं कर सकते थे। इससे याकू थोड़ा एंग्शियस हो गया। क्या वो बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के इस पावर का इस्तेमाल कर सकता था? याकू ने अपना नया लेंस भी तैयार कर लिया था। अब उसे डिजीज डायग्नोस करते समय कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बटलर याकू को बुलाने आया और बताया कि ओल्ड मास्टर ने उसे एक जरूरी काम से बुलाया है। याकू तुरंत दौड़कर अपने पिता के कमरे में गया और उन्हें अपना सामान तैयार करने का इंस्ट्रक्शन दिया। वो एम्परर की डिजीज चेक करने के लिए उनके पीछे पीछे रॉयल पैलेस गया। याकू को समझाते हुए वो बार बार कॉफ करता और याकू तुरंत समझ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी कॉफ नहीं है। याकू अपने पिता का डायग्नोसिस करने ही वाला था कि उसे याद दिलाया गया कि ऐसा ना करें, कहीं पता ना चल जाए। इसलिए वो रुक गया। एम्परर की बीमारी के बारे में वो याकू को पहले नहीं बता सकता था। इसके बाद वो और याकू पैलेस में गए। एम्परर के चेंबर में काउंटलेस सर्वेंट्स मौजूद थे। ग्रैंड नोबल ब्रूनो को आते देखकर वे दौड़कर उनका स्वागत करने लगे और बताया कि एम्परर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और ब्रूनो को पहले से ही पता था, उनके लंग्स बहुत वीक थे। प्रणाम करने के बाद पर्दे खोले गए और याकू को ये जानकर शॉक हुआ कि एम्परर एक फीमेल थी। एलिजाबेथ रोमन बेड पर वीक पड़ी थी, एक हाथ भी मूव नहीं कर पा रही थी। इसके बाद ग्रैंड नोबल ने याकू से कहा कि वो उनकी केस हैंडल करे। याकू ने नाइफ निकाला और महारानी की उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया, फिर उसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जो तुरंत ग्लो करने लगी। याकू बस देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या डिजीज डिटेक्ट इसी तरह होती है। जब एम्परर के बेड के पर्दे फिर से बंद हुए तो एस्ट्रोलॉजर्स गए जो सिर हिलाकर बता सके कि एम्परर का फेट बहुत खराब है, शायद अब ज्यादा दिन नहीं बचे। ब्रूनो बस मुंह बनाकर ट्रूथ एक्सेप्ट कर सकता था, हालांकि उन्हें लगता था कि अगर वे महारानी की प्रॉपर केयर करे तो थोड़ी होप तो हो सकती थी। उन्होंने याकू को अपने पीछे बुलाया। उसका काम था कि जब तक पिता मेडिसिन प्रिपेयर करे उनके पास खड़ा रहे और मदद करे। इस समय याकू के मन में दुनिया के फार्मासिस्ट के बारे में अनगिनत थॉट्स घूम रहे थे। उन्हें फ्रीडम थी कि वो मेडिसिन खुद लिखें, इसलिए वो सेम टाइम में ट्रीटमेंट और मेडिसिन प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टैंडिंग वहां पर याकू ने तुरंत पहचान लिया कि ग्रैंड नोबल कुछ प्रकार की ओपियम यूज कर रहे हैं। शायद वो किसी बेहोशी की दवा प्रिपेयर कर रहे थे। प्रिपरेशन के बाद महारानी के बेड के पास पहुंची। उन्होंने वीक होकर ब्रूनो की तरफ देखा और सच बताने को कहा कि क्या उनकी हेल्प पॉसिबल है। महारानी को अश्योर करने के लिए ब्रूनो ने अभी तैयार की गई मेडिसिन वाइल दिखाई और कहा कि ये बहुत इफेक्टिव है और इससे उन्हें ब्रीदिंग में मदद मिलेगी। याकू खड़ा देखता रहा, इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये मेडिसिन सिर्फ उनके दर्द को टेम्परेरी रिड्यूस कर रही थी और कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं था। इस समय एम्परर के क्लोज लोग ट्रूथ एक्सेप्ट कर चुके थे और आपस में विस्पर कर रहे थे कि प्रीस्ट को बुलाने का आदेश दिया जाए। एम्परर शायद कल शाम तक ही जीवित रहेंगी। याकू ने अपनी आईब्रोज उठाई। इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इस कमरे में इतने सारे लोग खड़े थे, फिर भी कोई उन्हें ठीक नहीं कर सकता था। प्रीस्ट को बुलाना और पेन किलर देना, उन्हें पेनलेस डेथ में हेल्प करना, इससे अलग कुछ नहीं था। अब और ना देख पाने के कारण याकू ने अपनी मेडिकल आई एक्टिवेट की और महारानी का डायग्नोसिस शुरू कर दिया। उन्हें कई बीमारियां थी। लंग्स बहुत वीक थे, कैंसर, ब्रोंकियल डायलेशन और निमोनिया भी। याकू ने और गौर से देखा, ये ऑर्डिनरी निमोनिया नहीं थी, ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस थी, जिसे प्यार से व्हाइट डेथ कहा जाता है। उस समय सीटी स्कैन नहीं था, इसलिए महारानी का इलाज केवल मेडिसिन से ही पॉसिबल था। याकू के माइंड में तुरंत 4 ट्रीटमेंट प्लान्स आए और रिफैम्पिसिन सबसे इफेक्टिव साबित हुई। लेकिन ये मेडिसिन बनाना आसान नहीं था, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई था और स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था। अगर वो फेल होता तो क्या होता, ये सोचकर याकू थोड़ा एंग्शियस हो गया। लेकिन जब महारानी के बच्चे रोकर कमरे में आए तो याकू में एक डॉक्टर लाइक डिटर्मिनेशन वापस आ गया।
उसे अपने पेशेंट का सामना करना था, डिजीज का सामना करना था और महारानी की जान बचानी थी। याकू ने डीप ब्रेथ लिया और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ महारानी के बेड साइड गया, उन्हें प्रणाम किया और अपनी डिजायर टू ट्रीट एक्सप्रेस की। ब्रूनो चौंक गया। उसे लगा कि उसका बेटा जल्दबाजी में है और उसे रोकना चाहिए, लेकिन महारानी ने उसे रोक दिया। याकू के कॉन्फिडेंस में इतना दम था कि उसने ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करने का अश्योरेंस दिया। याकू की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर महारानी ने कमरे में मौजूद ऑफिशियल्स को भी रोक दिया। जब वो हेल्दी थी तो वो देश की सबसे पावरफुल डिवाइन मैजिक यूजर थी, इसलिए वो डिसाइड कर सकती थी कि किस पर ट्रस्ट करना है। वो याकू की आंखों में देख सकती थी कि यही वो अकेला व्यक्ति है जिसने हार नहीं मानी, इसलिए उसने अपना जीवन पूरी तरह से याकू को सौंपने का फैसला किया। याकू ने मिशन एक्सेप्ट किया और तुरंत अपने रूम में बंद हो गया। बाहर दस्तक दे रहे पिता की बात इग्नोर कर दी। याकू अपने काम पर फोकस्ड रहा। उसका मकसद था दवा के जरिए ट्यूबरकुलोसिस वायरस को खत्म करना। उसे 3-4 अलग अलग मेडिसिन को मिलाना था। याकू ने अपने मन में हर मेडिसिन की मोलेकुलर स्ट्रक्चर विजुलाइज की, उन्हें नोट्स में लिखा और अपनी पावर का इस्तेमाल करके दवाओं को बनाना शुरू किया। तभी ब्रूनो दरवाजा तोड़कर अंदर आया और एंग्रीली कहा कि इस दुनिया का कोई भी फार्मासिस्ट व्हाइट डेथ का इलाज नहीं कर सकता और रैंडम नॉलेज का इस्तेमाल करना कोई फार्मासिस्ट वर्क नहीं माना जाएगा, खासकर जब न्यू ट्रीटमेंट हो। ब्रूनो बहुत गुस्से में था और याकू से तुरंत ऐसा करने को कहा, लेकिन याकू ने उसकी बात नहीं मानी। याकू ने अपने पिता को भरोसा दिलाया कि उसके पास महारानी के इलाज के लिए रेमेडी है और वो ऐसा अपने पिता को बचाने के लिए भी कर रहा है। उसने अपने फादर की बात अनसुनी कर दी और मिक्सचर बनाना जारी रखा। तभी ब्रूनो ने अपना नोटबुक खोल दिया। याकू तुरंत पलटा और दोनों के बीच एक आइस वॉल बना दी, जिससे ब्रूनो शॉक हो गया। उसे ये जानकर डिसबिलीफ हुआ कि याकू बिना किसी डिवाइन स्टाफ या चैंट के भी डिवाइन मैजिक कर सकता है। उसे ठंडा पसीना आ गया। उसने अपनी डिवाइन स्टाफ याकू की तरफ तानी और पूछा कि वो कौन है। जब उसने याकू के हाथ पर चमकता हुआ मार्क देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये पवित्र सील था। ब्रूनो ने सिर पकड़ लिया और विलाप करते हुए कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके बेटे को मेडिसिन गॉड का ब्लेसिंग मिला है। इस पर ब्रूनो ने अपनी स्टाफ वापस खींच ली और याकू को फिर याद दिलाया कि महारानी ने उसकी दवा पर अपनी जान की रिस्क ली थी, इसलिए उसे भी इस न्यू ट्रीटमेंट पर अपनी जान की बाजी लगानी होगी। यही एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी और ऑनर है। याकू समझ गया और उसने आइस वॉल हटा दी, फिर अपने काम पर पूरी तरह फोकस हो गया। अपने बेटे को इतने कंसंट्रेशन से मेडिसिन बनाते देख ब्रूनो को उसकी बचपन की यादें आ गईं और उसने अनजाने में याकू से पूछ लिया कि क्या वो सच में उसका बेटा है। कुछ ही देर बाद याकू ने अपना मास्टरपीस तैयार कर दिया। मिनिस्टर क्लाउड बहुत वरीड हो गए और ब्रूनो से पूछा कि क्या वो अपने बेटे को रोकेंगे। ब्रूनो का इंटेंशन तो ऐसा ही था, लेकिन अब वो केवल ऑब्जर्व कर सकते थे क्योंकि याकू की टेक्निक उनकी अपनी टेक्निक से कहीं सुपीरियर थी। याकू मेडिसिन लेकर महारानी के बेडसाइड गया और अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। सबसे पहले उसने महारानी को उसका फ्लेगम सैंपल दिखाया और कैंडल लाइट में ध्यान से देखने को कहा। महारानी पूरी तरह नहीं समझ पाई, फिर भी उन्होंने कोऑपरेट किया। वो तुरंत एस्टॉनिश्ड हो गई क्योंकि लाइट में देखे जाने पर उन्हें अंदर माइक्रोब्स हिलते डुलते दिखाई दिए। उसने मिनिस्टर क्लाउड को बुलाया और उसे भी दिखाया। क्लाउड चकित रह गया और उसने दूसरों को भी दिखाया। इस पर याकू ने एक्सप्लेन किया कि फ्लेगम में जो क्रॉलिंग थिंग्स थी उन्हें बैक्टीरिया कहते हैं और यही महारानी के व्हाइट डेथ डिजीज का कॉज था। ये एक कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग डिजीज थी, इसलिए याकू चाहता था कि महारानी रेगुलर ट्रीटमेंट लें। अगर वो 6 मंथ्स तक उसकी मेडिसिन लेने की विधि पर कमिटेड रहें तो उनकी डिजीज पूरी तरह क्योर हो जाएगी। महारानी ने ये सुना और नर्वस होकर पसीने से तरबतर हो गई क्योंकि याकू का एक्सप्लेनेशन ने डिजीज की पूरी कॉन्सेप्ट बदल दी थी। उन्होंने याकू पर ट्रस्ट किया और उसकी मेडिसिन लेने का निर्णय लिया। याकू ने मेडिसिन 2 कप्स में डाल दी और महारानी की बारी आने से पहले सबके सामने 1 कप पी लिया। फिर वो दूसरे मिनिस्टर्स के पास गया और लाउडली अनाउंस किया कि जब महारानी की स्थिति इंप्रूव होगी तो साम्राज्य के लोगों को इनक्रेडिबल व्हाइट डेथ का फियर नहीं रहेगा। महारानी का ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद याकू और उसके बड़े भाई उसी रात हॉर्स कैरेज में घर लौटे। कैरेज में नर्वस बैठे याकू को ब्रूनो को अपने बेटे की बचपन की याद आई जब उसने ही उसे फार्मासिस्ट का ज्ञान दिया था। फार्मासिस्ट बनने के लिए केवल नॉलेज नहीं बल्कि मरीजों के साथ कॉम्पैशनेट हार्ट भी चाहिए। यही ब्रूनो का प्रिंसिपल था। लेकिन जब तक याकू पर इलेक्ट्रिसिटी स्ट्राइक नहीं हुई तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वो पेशेंट्स के बारे में कितना वरीड रहता था और अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब ब्रूनो को यकीन हो गया कि सामने खड़ा लड़का सच में उसका बेटा नहीं था। हैवेली के गेट्स पर पहुंचकर याकू ने आखिरकार फादर को कॉल किया। उसने अपने केस फाइल निकाली इस होप में कि फादर भी इसे यूज करेंगे। ब्रूनो ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसके बेटे को ब्लेसिंग ऑफ मेडिसिन गॉड प्राप्त था। अगर यही देवता की इच्छा होती तो वो मान जाता। याकू ने ये सुना और इमीडिएटली रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा कि वो बस एक ऑर्डिनरी अप्रेंटिस फार्मासिस्ट है। इस पावर के बावजूद ब्रूनो ने ही उसे सिखाया था कि डाइंग पेशेंट का सामना कैसे करना और उन्हें कंफर्ट देना। ब्रूनो ने उसे गाइड किया था। याकू ने ब्रूनो के सामने हाथ बढ़ाया और एक प्रॉमिस किया कि अब से वो उसके साथ मेडिकल पाथ पर चलेगा और दुनिया भर में जरूरतमंदों की मदद करेगा। याकू महारानी की चेकअप की जिम्मेदारी संभाले 3 मंथ्स हो चुके थे। अब वो ब्रूनो मेडिकल नॉलेज एक्सचेंज करने लगे थे। इसी बीच ब्रूनो ने याकू को बताया कि नोवा मेडिकल यूनिवर्सिटी के लोग उससे व्हाइट डेथ ट्रीटमेंट का फॉर्मूला मांग रहे थे। चूंकि ये याकू की अचीवमेंट थी इसलिए उसने उन्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया।
ये डिवाइन पावर थी, इसलिए अगर उन्हें पता भी चलता तो वो इसे इनहेंस नहीं कर सकते थे। ये सुनकर याकू ने तुरंत रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा कि दवा बिना किसी डिवाइन मैजिक के बनाई गई है और एक दिन वो इसे पूरी दुनिया के साथ शेयर करेगा। ब्रूनो को याकू को व्हाइट डेथ के बारे में रिमाइंड करने के लिए एक और बात करनी थी। इस बार उसे शक हुआ कि कोई महारानी को टारगेट करने के लिए महल में डिजीज लाया है। याकू को ऐसा नहीं लगा क्योंकि ये कॉन्टेजियस डिजीज थी। इसे महल में लाना और सीधे महारानी को अटैक करना बहुत मुश्किल था। अब महारानी का चेकअप टाइम आ गया। याकू खड़ा हुआ और पहले जाने की परमिशन ली। ब्रूनो बैठा रहा, याकू की फॉर्मूला शीट पढ़ता रहा और नर्वस हो गया ये सोचकर कि उसे इस लेवल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। याकू महल में दाखिल हुआ और महारानी के रूम के सामने प्रिंस नोहा से मिला। याकू को अपनी मदर की जांच करने की परमिशन देने से पहले नोहा ने उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ दी। महारानी इस बार याकू के कंट्रीब्यूशन के लिए एक बड़ा रिवॉर्ड देने वाली थी। याकू की इंडिफरेंस बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी नोहा ने इमेजिन की थी। इससे लड़का इरिटेट हो गया और याकू पर चिल्लाने लगा। उसने याद दिलाया कि याकू का कंट्रीब्यूशन कितना सिग्निफिकेंट था, इसलिए उसका रिवॉर्ड लेना स्वाभाविक था। नोहा याकू को पहले से बता रहा था ताकि उसे थोड़ा प्रिपरेशन टाइम मिल जाए। तभी वो क्यूरियसली झुका और याकू से पूछा, तो तुम्हारी इच्छा क्या है, वेल्थ, पावर या लैंड? याकू बस स्माइल किया और उन चीज़ों से पोलाइटली इनकार कर दिया। उसे इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं थी। बेशक नोहा को यकीन नहीं हुआ। कौन सा नोबल इंसान सत्ता नहीं चाहेगा? लड़के ने याकू की इच्छा जानने की कोशिश की और वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा। एक विश। इस मोमेंट पर याकू ने अपनी इच्छा के बारे में गंभीरता से सोचा और नोहा से कहा कि अगर पॉसिबल हो तो वो एक हॉस्पिटल खोलना चाहता है। एक ऐसी जगह जो रईसों और आम लोगों, अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव न करे। वो वहाँ हर किसी की चेकअप करेगा, हर किसी की केयर करेगा, चाहे वो कोई भी हो। याकू ने महारानी का ट्रीटमेंट बाद में शुरू किया। 3 महीने पहले की तुलना में अब उनकी स्किन टोन काफ़ी बेहतर हो गई थी, जिससे याकू ने रिलीव्ड सांस ली। आखिरकार दवा ने असर करना शुरू कर दिया था। महारानी ने ये सुना और तुरंत लाफ्ट और कहा कि याकू अब बहुत ज़्यादा हम्बल हो रहा है। उन्हें यकीन हो गया कि वो दिन ब दिन हेल्दियर होती जा रही है। बिस्तर पर लेटे हुए उस शाम को याद करते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मान लिया हो कि उनकी डेथ बहुत करीब है। और उस समय याकू के कॉन्फिडेंट बयानों ने उनके भीतर आशा की एक लौ जगा दी थी। उस दिन के बारे में सोचकर महारानी थोड़ी सैड हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पावर और एग्जिस्टेंस सब कुछ अतीत में खो जाएगा, जो बेहद टेरिफाइंग था। महारानी सोच रही थी कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ खड़ा है और अपना वैल्यू खो रहा है, अब भी साम्राज्य पर शासन करने की योग्य है। याकू ने तुरंत इसका खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। सभी परिस्थितियों में, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, महारानी की जरूरत उनके बेटे और बेटियों को ही होगी, इसलिए कम से कम एक क्वीन के रूप में तो जरूर। इसके अलावा इस साम्राज्य में ऐसे कई सिटीजन्स थे जिन्हें उनकी जरूरत थी। जब तक वे मौजूद रहे, महारानी का बहुत सिग्निफिकेंस रहा। महारानी ने यह सुना और फिर लाफ किया। कहा कि याकू के बात करने का तरीका वाकई कानों को भा रहा है। उनके लिए याकू के अभी कहे गए सांत्वना भरे शब्द सोल मेडिसिन की तरह थे। एग्जाम खत्म हो गया और याकू जाने की अनुमति मांगने के लिए खड़ा हो गया। फिर उसने अनजाने में महारानी को एक और बात याद दिलाई। एक ऐसा इंसान जो मानो मर गया हो लेकिन फिर भी उस पर काबू पाकर जिंदा रह पाया। ये वाकई उसकी दूसरी जिंदगी होगी और महारानी के लिए लाइफ और भी खूबसूरत हो जाएगी। कुछ समय बाद महारानी का ट्यूबरकुलोसिस पूरी तरह ठीक हो गया। वो अपने डेली रूटीन में लग गईं और ग्रैंड नोबल ब्रूनो को मुलाकात के लिए बुलाया। इस बार उन्होंने उन्हें उनके बेटे के बारे में बात करने के लिए बुलाया। महारानी ने याकू के लिए एक बड़ा रिवॉर्ड तय किया था। कुछ ही दिनों बाद ब्रूनो याकू को महल में ले गया। याकू अपने पिता के पीछे पीछे गया। इस फॉर्मल सेरेमनी को लेकर थोड़ा एंग्शियस, सोच रहा था कि क्या वो इसमें भाग लेने की योग्य है। ब्रूनो ने तुरंत अपने बेटे को समझाया और कहा कि उसके बेटे होने के नाते याकू को अपनी पोजीशन पर पूरा भरोसा होना चाहिए। समारोह में प्रवेश करते हुए सुंदर महारानी एलिजाबेथ सभी मंत्रियों के सामने प्रकट हुई। समारोह शुरू हुआ और सबसे पहले पुरस्कृत होने वाले व्यक्ति थे ग्रैंड नोबल ब्रूनो। उसने उनके इलाज और अगली नहड़ी के पालन पोषण में बड़ा योगदान दिया था। इस महान उपलब्धि के लिए उसे एक विशाल टेरिटरी दिया गया, जिससे सभी मंत्री जेलस हो गए। ब्रूनो के तुरंत बाद महारानी ने याकू को बुलाया। वो नर्वसली महारानी के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। महारानी ने याकू को उसके योगदान के लिए सीधे अप्रेंटिस फार्मासिस्ट से रॉयल फार्मासिस्ट के पद पर प्रमोट कर दिया और इसके अलावा उसे रॉयल कैपिटल में एक फार्मेसी खोलने का विशेषाधिकार भी दिया। याकू को मिले बेनिफिट से वो बहुत हैरान हुआ और मुड़कर देखा तो नुआ मुस्कुरा रहा था। शायद नुआ ने महारानी को याकू की इच्छा बता दी थी। जैसे ही आदेश जारी हुआ, अगले दिन याकू को अपने घर स्किल्ड कारपेंटर्स की एक टीम का स्वागत करना पड़ा। वे महारानी के आदेश पर याकू की फार्मेसी बनाने में मदद करने आए थे, जिससे याकू बहुत सरप्राइज्ड हुआ क्योंकि उसने अभी तक अपनी फार्मेसी के लिए कोई प्लान नहीं सोचा था। तभी एलन अचानक कमरे में दाखिल हुई। वो ग्रैंड नोबल ब्रूनो के आदेश पर याकू की फार्मेसी सेटअप में मदद करने आई थी। ये देखकर कि याकू अभी भी थोड़ा हेजिटेंट था, तो एलन ने उसे याद दिलाया कि आगे और डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर याकू को कुछ पसंद ना आए तो वो फ्रीली रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। वो रिनोवेशन भी कर सकता था क्योंकि सब कुछ कवर्ड था महारानी के द्वारा। इसलिए याकू ने डिज़ाइनिंग शुरू कर दी।
याकू ने बहुत मेटिकुलस डिज़ाइन तैयार किया, जिससे कारपेंटर टीम का काम आसान हो गया। याकू स्थिति का ओवरव्यू लेने के लिए इधर उधर घूमा और सुपरवाइजर उसके पीछे दौड़ा फार्मेसी साइन बोर्ड के लिए नाम पूछने। नाम के बारे में याकू ने पहले ही सोच लिया था। उसने फैमिली नेम यूज़ करने का विचार किया, फिर बदल गया। ये याकू की ड्रीम फार्मेसी थी, इसलिए उसने अपना फैमिली नेम यूज़ नहीं करना चाहा। कुछ देर सोचने के बाद याकू मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेडिसिन शॉप किसी दूसरे वर्ल्ड में है, तो अदर वर्ल्ड फार्मेसी नाम उसे सही लगा। याकू के सोचने से पहले ही सुपरवाइजर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को साइन बोर्ड तैयार करने का आदेश दे दिया। कुछ ही पलों बाद अदर वर्ल्ड फार्मेसी का साइन बोर्ड बनकर तैयार हो गया। एलन दौड़कर याकू की तारीफ करने आई और कहा कि नाम बहुत गुड लग रहा है और इससे एडवर्टाइजिंग हैसल से छुटकारा मिलेगा। लेकिन याकू को यह नाम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगा। वो बस अपनी शुरुआत थोड़ी लो की रखना चाहता था। तभी एक वाइट बियर्डेड मैन बातचीत करने आया। उसने अपना परिचय बुरान के रूप में दिया, जो रॉयल फार्मासिस्ट एसोसिएशन का प्रमुख है और इस बड़ी फार्मेसी के ओनर से मिलना चाहता है। तो याकू आगे बढ़ा और उसने रिप्लाई दिया। कुछ ही वाक्यों के बाद बुरान ने याकू का मॉक करना शुरू कर दिया, कहते हुए कि वो सेलिंग कैंडी, जिससे एलन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। वो याकू के पक्ष में खड़ी होनी ही वाली थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। याकू फिर भी स्माइल किया और कहा कि सचमुच उसकी फार्मेसी में कैंडी लाइक मेडिसिन्स हैं। ये सुनकर बुरान जोर से हंसा, फिर कीमतों पर बार्गेनिंग शुरू कर दी। उसके अनुसार किसी नई द्वारा स्थापित फार्मेसी की प्राइसेस बहुत ऊंची होती हैं। याकू ने तुरंत मना कर दिया, कहते हुए कि वो मेडिसिन आम लोगों के लिए चीप देगा। बेशक बुरान को इस पर यकीन नहीं हुआ। याकू की मेडिसिन आम लोगों के लिए कितनी सस्ती होंगी, ये सुनकर एलन को और फ्रस्ट्रेशन हुई और वो सीधे उसके मुंह पर चिल्लाई, बात घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो इस फार्मेसी में इंटरफेयर करने का इरादा रखता है तो वो खुद उसकी ओपोनेंट होगी। एलन की स्पीड इतनी तेज थी कि बुरान डर गया और तुरंत वहाँ से निकल गया। इसके बाद याकू और एलन फार्मेसी का केयरफुल इंस्पेक्शन करने के लिए अंदर गए। एलन ने पहले ही याकूब को कंपाउंडिंग और बाकी सब चीजों के लिए सारे टूल्स तैयार करने में मदद कर दी थी। याकू ने हिसाब लगाना शुरू किया कि वो और एलन दोनों दवाएं बेच सकते हैं और कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें हिसाब किताब करने के लिए एक और व्यक्ति की जरूरत थी। लुट ने तुरंत वो काम करने की पेशकश की, लेकिन क्योंकि लुट केवल 9 साल की थी, याकू उसे इतना बड़ा काम नहीं करने दे सकता था। इसलिए उसने लुट को दवाखाने में कुछ छोटे मोटे काम सौंप दिए। एलन को भी ये उचित लगा, क्योंकि लुट के वहां होने से दवाखाने का एटमॉस्फेयर ज्यादा खुशनुमा हो जाएगा। उस शाम जब याकू हवेली लौटा तो उसने कुछ सर्वेंट्स को किसी बात पर रोते हुए देखा। वो उत्सुकतावश दौड़कर पूछने गया और अंकल सेड्रिक ने धन्यवाद स्वीकार किया, क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। अब वो ग्रैंड नोबल की हवेली में अपना अकाउंटिंग वर्क नहीं कर सकता था और मालिक ने उसे अपने होम टाउन जाके रिटायरमेंट लेने की अनुमति दे दी थी। सभी बहुत दुखी थे, क्योंकि सेड्रिक वहां बहुत लंबे समय से काम कर रहा था और वे उससे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते थे। तो याकू को तुरंत एक आइडिया सूझा। वो सेड्रिक के पैर का इलाज करेगा और फिर उसे अपनी दवाखाने का अकाउंट संभालने को कहेगा। इसके बाद याकू अपने पिता से अनुमति लेने दौड़ा। वो तुरंत मान गया और बटलर को आदेश दिया कि एक बड़ा चेस्ट लेकर आए जिसमें ढेर सारा गोल्ड हो। दवाखाना खोलना बहुत महंगा होता, इसलिए ये अपने बच्चे के लिए माता पिता के प्यार का एक छोटा सा सिंबल था। इस तरह याकू ने अपनी दवाखाने के लिए एक अकाउंटेंट रख लिया। कुछ दिनों बाद उसकी दवाखाना ऑफिशियली खुल गई। याकू और पूरा स्टाफ दरवाजे के सामने खड़ा था। याकू के भाषण के साथ दूसरी दुनिया की दवाखाने का नारा था, कुलीन और साधारण, अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ वो जरूरतमंदों को दवाइयाँ बेचता था। हालांकि कुछ लोग अभी सोचते थे कि याकू अभी जवान है और अपने परिवार की रेपुटेशन के साथ मैसिंग कर रहा है। वे अभी उसकी क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पाए थे। कुल मिला के याकू की फार्मेसी का उद्घाटन बहुत सक्सेसफुल रहा। याकू की दवाखाना 1 महीने से खुली थी, लेकिन अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया था। याकू को ये देखकर थोड़ी सरप्राइज हुई, लेकिन एलन को ये बिल्कुल नॉर्मल लगा, क्योंकि आम लोग आम लोगों की दवाखानों में ही जाते थे और जब नोबल्स को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वे सीधे अपने महलों में फार्मासिस्ट्स को बुलाते थे। दवाखाने तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। याकू बस सुराई स्माइल देखे खुद को सांत्वना दे सका। उसे लग रहा था कि उसकी दवाखाने को लोगों तक पहुंचने के लिए अभी बहुत लंबा जर्नी तय करना है। एलन ने याकू को समझाने के लिए कुछ और रीजंस बताए। रॉयल फार्मासिस्ट हमेशा से एक दुर्लभ टाइटल रही है। ये दवाखाना ग्रैंड नोबल्स बेटे ने खोला था, इसलिए लोगों का हेजिटेशन स्वाभाविक था। अंकल सेड्रिक को अब कस्टमर्स कैसे मिलेंगे, इसकी चिंता होने लगी थी। याकू की इच्छा उन लोगों को दवा बेचने की थी जिन्हें इसकी ज़रूरत थी, लेकिन ये उनके लिए सबसे मुश्किल गोल लग रहा था। तभी लुट उत्साह से कमरे में दौड़ी आई और उन्हें दिखाया कि उसने शहर के लोगों का सर्वे किया है और उन सभी कारणों को कंपाइल किया है जिनकी वजह से वे उसके दवाखाने में नहीं आते हैं। लुट ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। उसने कई ऐसे सवाल छांटे थे जिनका जवाब लोग अक्सर देते थे। पहले तो उन्हें रॉयल सील का डर था, फिर किसी नोबल से बदतमीजी से बात करने का डर, और फिर उनके पास शाही दवाखाने में घुसने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। याकू को इनमें से किसी भी बात की कोई खास कंसर्न नहीं थी। लुट को लगता था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहर गार्ड्स बहुत डरावने थे, इसलिए लोग अंदर आने की हिम्मत नहीं करते थे।
एक और बात जो सबसे ज़रूरी लग रही थी वो ये थी कि उन्हें चिंता थी कि यहाँ दवाइयाँ बहुत एक्सपेंसिव होंगी। शुरुआत में सभी लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए याकू ने बार्गेनिंग सिस्टम बनाया था। वो गरीबों को सस्ती और अमीरों को महंगी दवाएं बेचता था। लेकिन इसी नियम ने उसके और उसके पेशेंट्स के बीच एक बैरियर खड़ी कर दी थी, जिससे याकू को इस समय कोई और सोल्यूशन सोचना पड़ा। मिस्टर सेड्रिक ने सोचा कि याकू को एंट्रेंस प्राइसेस पर लिख देनी चाहिए, लेकिन लुट को ये उपाय ठीक नहीं लगा क्योंकि ज़्यादातर लोग रीड नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने प्राइस लिस्ट भी लगा दी होती तो भी लोग नहीं समझ पाते कि क्या है। इसलिए याकू और पूरी टीम ने मिलकर कोई नया सोल्यूशन सोचना पड़ा। अगले कुछ दिनों तक याकू की दुकान बिल्कुल खाली रही। केवल एक बूढ़ा आदमी जीन नियमित कस्टमर के रूप में रोज कुछ कैंडीज खरीदने आता था। ये कैंडीज विटामिन सी प्रदान करती थी, इसलिए याकू ने अनुमान लगाया कि वो शायद समुद्र में मछली पकड़ने वाला सेलर होगा। याकू ने उत्सुकता से पूछा तो जीन ने तुरंत टॉपिक चेंज किया और वहां से चला गया। याकू को ज्यादा शक नहीं हुआ और वो ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर गया, लेकिन तभी उसकी नज़र दो और नोबल्स जैसी आकृतियों पर पड़ी। तभी दो डिस्गाइज लोग याकू को आवाज़ लगाने लगे। हालांकि उन्होंने मास्क पहने हुए थे, फिर भी याकू अपने माता पिता को पहचान नहीं पाया। इसके बाद वो उन दोनों को स्टोर के अंदर ले गया। याकू की माँ थोड़ी उदास थी। उसने अपना डिस्गाइज बदलने की बहुत कोशिश की थी, फिर भी उसका चेहरा जल्दी ही खुल गया, जो बिल्कुल भी फनी नहीं था, बस एक अतिरिक्त मास्क था और याकू मुस्कुरा रहा था। इसके बाद ब्रूनो ने याकू से स्टोर टूर करने की अनुमति मांगी, इसलिए याकू अपने माता पिता के लिए गाइड बन गया। सबसे पहले भूतल पर स्टोर का मुख्य हिस्सा था, जहां डिस्प्ले रूम, कंपाउंडिंग रूम और रिसेप्शन थे। दूसरी मंजिल पर मरीजों का ट्रीटमेंट होता था, जिसमें 4 बिस्तर और एक अलग कमरा था। तीसरी मंजिल पर कर्मचारी और याकू आराम करते थे और वहां रसोई देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। चौथी मंजिल सिर्फ याकू के लिए आरक्षित थी, जहां वो नई दवाइयां बनाने का काम करता था। पूरा टूर करने के बाद ब्रूनो ने पुष्टि की कि ये एक अच्छी दुकान है और इसमें पर्याप्त फैसिलिटीज हैं। वे रेस्टरूम में लौट आए और ब्रूनो ने अगला मुद्दा उठाया ग्राहकों का। वो जानता था कि यहाँ कुलीन ग्राहक नहीं आते, इसलिए केवल आम ग्राहक ही आते थे। यही वो मुद्दा था जिस पर याकू इसकी एडवाइस लेना चाहता था। याकू ने उत्सुकता से ब्रूनो से पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे लोग उसकी दवा खाने में आराम से आ सके। ये सुनकर याकू की माँ ने तुरंत सोल्यूशन सुझाया। उसकी राय में याकू को पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए। कुलीन वर्ग ब्यूटी से प्यार करता था। अगर याकू कुलीन वर्ग को अफोर्डेबल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच सकता है तो आम लोग भी उसकी प्रोडक्ट्स पर ध्यान देंगे। ब्रूनो भी उसकी पहल से सहमत था। हालांकि उसने याकू को स्पष्ट रूप से याद दिलाया कि वो व्हाइट पाउडर न बेचे। इससे पहले याकू कॉस्मेटिक सेफ्टी गारंटर के रूप में काम कर चुका था, इसलिए वो ये अच्छी तरह जानता था कि ये व्हाइट पाउडर कई मेटालिक कंपोनेंट से बना था। इसका इस्तेमाल करने से लोगों की उम्र कम हो जाती थी। एक और बात, आजकल महिलाएं अपनी त्वचा को फेयर और ग्लोइंग बनाना चाहती हैं, इसलिए वो अक्सर वेन्स डायलेशन टेक्निक अपनाती हैं, जिससे उनके शरीर को नुकसान पहुंचता था। ब्रूनो के लिए ये उनके उद्देश्य के विपरीत था, एन एक्सट्रीमली फुलिश स्टेप। तभी याकू को एक अर्जेंट ऑर्डर मिला। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि उसकी युवती बीमार पड़ गई है और वो याकू को ट्रीट करने के लिए बुलाना चाहता है। याकू ने अपने माता पिता से अनुमति मांगी और तुरंत वहां से चल पड़ा। वो कार्ट में सवार हुआ। युवती क्लोई, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, याकू की ओर देख रही थी, लेकिन वो अभी भी होश में थी, इसलिए अभी ज्यादा गंभीर नहीं थी। याकू ने उसकी हालत पता करने के लिए अपनी मेडिसिन आई चालू की। उसने तुरंत उसकी बाह पर कट मार्क्स देखे। ये बिल्कुल वेन्स डायलेशन टेक्निक था। याकू ने क्लोई को समझाया कि वो बिल्कुल बीमार नहीं है, लेकिन चूंकि वो अपनी नसें फैलाती रही, इसलिए उसका इन्फेक्शन रिस्क ज्यादा था। फिर याकू ने क्लोई को अपनी दुकान पर बुलाया ताकि वो उसे मेडिसिन लिख सके। दुकान में बैठी क्लोई रोते हुए याकू को अपनी परेशानी बताई। जिस आदमी से वो प्यार करती थी उसने उसे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसे सिर्फ फेयर एंड ग्लोइंग स्किन वाली लड़कियां पसंद थी। लड़की को इतना रोते देखकर याकू ने मेडिसिन लिख दी और 1 हफ्ते बाद वापस आने को कहा। वो उसकी इच्छा के अनुसार ब्यूटी प्रोडक्ट तैयार करेगा। अगले कुछ दिनों में याकू ने कॉस्मेटिक मिक्सचर तैयार करना शुरू कर दिया। उसे पहले खुद पर इसका टेस्ट करना था। ये जानते हुए कि याकू व्हाइट पाउडर बनाएगा, एलन भी हैरान रह गई। याकू के पास पहले से ही उस असुरक्षित तरीके की जगह लेने वाला प्रोडक्ट था। उसने योजना बनाई कि अगली बार महारानी से मिलते समय वो उन खतरनाक प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने के लिए कहेगा। ठीक 1 हफ्ते बाद बहन क्लोई सामान लेने दुकान पर आई। याकू उसे अंदर ले गया और इस्तेमाल पर हर स्टेप समझाया। ये कोई पाउडर कॉस्मेटिक नहीं था, बल्कि क्रीम जैसा कॉस्मेटिक था, जो न सिर्फ त्वचा को फेयर बनाता बल्कि धूप से भी प्रोटेक्ट करता। अगला था हाइलाइटिंग पाउडर। एलन ने इसे क्लोई के चेहरे पर लगाया और तुरंत उसकी त्वचा ग्लो करने लगी। कुछ ही पल बाद जब ब्यूटी ट्रीटमेंट पूरा हुआ, क्लोई ने मिरर में खुद को देखा और यकीन नहीं हुआ कि उसका चेहरा इतना स्मूथ और रेडिएंट हो सकता है। ये उसके द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए कॉस्मेटिक से बिल्कुल अलग था। और अंत में क्लोई के सोने से पहले इस्तेमाल किया जाने वाला मेकअप रिमूवर उसकी त्वचा को और भी ग्लोई बनाता था। क्लोई को कॉस्मेटिक सेट मिला और वो इन टीयर्स फूट पड़ी। अब उसे नसों के फैलने का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। इसके बाद अंडरवर्ल्ड फार्मेसी की नई कॉस्मेटिक लाइन के प्रचार प्रसार की श्रृंखला शुरू हुई। लट ने दुकान के बाहर एक बास्केट लेकर लोगों को इसे आजमाने के लिए बुलाया। रईसों द्वारा यूज किए जाने वाला ब्यूटी प्रोडक्ट, लेकिन बहुत अफोर्डेबल, इसलिए महिलाओं में ही एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गया।
कुछ ही देर में याकू की दुकान क्राउडेड हो गई। सच कहूं तो कोई भी रूमर मुंह से बाती से ज्यादा तेजी से नहीं फैलता। याकू के स्टोर में ग्राहकों की भीड़ देखकर पुरुष ग्राहक भी उत्साहित हो गए और सर्विस एक्सपीरियंस लेने के लिए आए। सिस्टर क्लोई भी अपनी करीबी फ्रेंड को मदद के लिए साथ लाई, लेकिन अचानक बढ़ती डिमांड के कारण याकू तेजी से प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पा रहा था। तो सिस्टर क्लोने ने तुरंत एक बिजनेस प्रपोजल रखा। वो चाहती थी कि याकू अपनी खुद की एक डिस्टिंक्ट कॉस्मेटिक कंपनी खोले और वो इस वेंचर में इन्वेस्टर बनेंगी। ऐसा लग रहा था कि याकू को ही इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसलिए उन्होंने अंकल सेड्रिक से राय ली और उन्हें भी ये लग गया कि ये याकू के लिए बेहद बेनिफिशियल है। चटालियन फैमिली के साथ व्यापार करना वाकई बहुत सौभाग्य की बात थी। कागजी कार्रवाई मिस्टर सेड्रिक संभाल लेंगे, इसलिए याकू को बस अप्रूवल देना था। इस तरह कुछ ही दिनों में याकू का कॉस्मेटिक स्टोर तैयार हो गया। सिस्टर क्लूने ने याकू के लिए बेस्ट कॉस्मेटिक फार्मासिस्ट भी नियुक्त किए। सभी की मेहनत का नतीजा ये हुआ कि जब अगली टीम मीटिंग हुई तो लेट की रिपोर्ट्स को यूजर्स की भरपूर प्रशंसा मिली, जिससे याकू को अंडरवर्ल्ड फार्मेसी को और भी विकसित करने की प्रेरणा मिली। महारानी ने याकू को महल में बुलाया। नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स होने के बावजूद उन्हें इस्तेमाल न करने देना महारानी को थोड़ी अनॉय कर गया। सांत्वना देने के लिए याकू ने उन्हें एक नया प्रोडक्ट दिया। इसके बाद उन्होंने उस खतरनाक वेन डायनेशन उपाय पर चर्चा की। विचार विमर्श के बाद महारानी ने पूरे साम्राज्य में उस उपाय पर बैन लगा दिया। एक और बात, वो चाहती थी कि याकू दवाइयों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दे। उसकी दवाइयों की कीमतें बहुत कम थी और अगर ऐसा ना किया गया तो दूसरे व्यापारी ट्रेड जारी नहीं रख पाएंगे, जिससे साम्राज्य की इकोनॉमी प्रभावित होगी। महारानी ये भी चाहती थी कि याकू नए कॉस्मेटिक फॉर्मूला साझा करे। याकू देश के कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री पे मोनोपोली नहीं कर सकता था। याकू ने ये सुना और तुरंत मान गया, क्योंकि वो लंबे समय से ये नॉलेज दूसरों के साथ साझा करना चाहता था। इनाम मिलने के बाद उसे जाकर इसका इंस्पेक्शन तो करना ही था। ब्रूनो ने याकू को मर्सील रीजन में स्थिति का निरीक्षण करने के लिए ले गया। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जो महारानी ने ब्रूनो को तब दिया था जब उसने उनकी बीमारी के इलाज में योगदान दिया था। ये रीजन साम्राज्य का प्रमुख पोर्ट माना जाता था और औषधीय हर्ब्स का बड़ा उत्पादक भी। याकू के लिए इस क्षेत्र का इनहेरिटेंस वैल्यू बहुत बड़ा था। अब ब्रूनो फॉर्मर ओनर द्वारा बताई गई सभी समस्याओं पर ध्यान दे रहा था। सब कुछ स्थिर रूप से चल रहा था, सिवाय एक इशू के जो पिछले ओनर को सिरदर्द दे रहा था। ये इशू नेडेल राज्य के ईस्ट आइडन ट्रेड एसोसिएशन के बारे में था। वो टैक्स इवेजन के लिए उस राज्य की अथॉरिटी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ब्रूनो ने थोड़ी देर सोचा और फिर डिसीजन लिया। वो अगले कदम पर विचार करने से पहले याकू की राय सुनना चाहता था। संभव हो तो वो टैक्स थोड़ा कम करना चाहता था ताकि स्थिति सुधरे। तभी उसने याकू की ओर देखा और लॉर्ड ने तुरंत उसका इरादा समझ लिया। उसने याकू को बताया कि इस क्षेत्र का सी बहुत सुंदर है और थोड़ा वहां जाकर प्ले करना चाहिए। ये जानकर कि यहाँ रुकने से कुछ हासिल नहीं होगा, याकू तुरंत वहां से चला गया। सी शोर पर कदम रखते ही उसने देखा कि ब्लांच और लट रेत का कासिल बना रहे थे। याकू को आते देख ब्लांच ने उसका हाथ पकड़ लिया और क्यूट जेस्चर्स करते हुए थोड़ी देर खेलने की अनुमति मांगी। ये देखकर लट भी तुरंत उनके साथ खेलने लगी और याकू से वादा किया कि वो उस यंग मिस्ट्रेस पर कड़ी नजर रखेगी। दोनों ने इतनी जोर से मिन्नतें की कि याकू को मानना पड़ा, लेकिन वो सिर्फ अपने पैरों तक ही पानी में जा सकते थे, ज्यादा दूर नहीं। एलन भी वहां मौजूद थी। दोनों बच्चों को खुश देखकर उसका भी मन हुआ कि वो नीचे जाकर सी में खेल ले। एलन ने याकू को अपने साथ आने के लिए बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया और किनारे पर बैठकर ब्लांच को देखता रहा। उस छोटी बच्ची को देखकर याकू को अपनी पुरानी बहन याद आ गई। जब वो पुरानी दुनिया में था तो हर साल याकू अपने बहन के साथ बीच पर जाता था। उसकी बहन भी समुद्र में खेलना चाहती थी, लेकिन बहुत छोटी थी, इसलिए याकू राजी नहीं हो सका। उसे मनाने के लिए याकू ने वादा किया था कि जब वो 5 साल की होगी तो वो उसे सी प्ले करने देगा। दोनों भाई बहन ने वादा करते हुए अपनी फिंगर्स आपस में फंसा ली, लेकिन तभी पता चला कि उसकी बहन को गंभीर बीमारी है और याकू का वादा अब पूरा नहीं हो सकता। ये सोचते ही याकू को लट की स्क्रीम सुनाई दी। समुद्र की लहरें ब्लांच को खींच रही थी। बिना सोचे समझे याकू तुरंत समुद्र में कूद गया, लेकिन धारा उल्टी थी और ब्लांच दूर तक खींचती चली गई। छोटी बच्ची धीरे धीरे थककर डूबने लगी। याकू अपनी बहन को फिर से खोने का ग्रीफ सहन नहीं कर सकता था। बहाव बहुत तेज था। अगर याकू गोता भी लगा लेता तो भी ब्लांच को पकड़ना मुश्किल होता। तभी याकू के मन में एक विचार आया, काश समुद्र का पानी न होता तो वो ब्लांच को पकड़ लेता। तुरंत याकू के हाथ पर लगी सेक्रेट सील चमक उठी और समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा गोल होल बन गया जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। एलन ने आंखें मली, होश में आई और सींग को घूरने लगी। उसने सोचा कि याकू ने शायद डिवाइन मैजिक इस्तेमाल किया होगा, लेकिन करीब से देखा तो पता चला कि ऐसा नहीं था। जहां वो खड़ी थी वहां समुद्र तल था और रेत बिल्कुल सूखी थी। एलन को पसीने छूट गए। आखिर याकू ने क्या किया? उसके बाद याकू दोनों को किनारे पर ले आया। ब्लांच जाग गई और डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। उसने याकू को गले लगाया। याकू ने बच्ची को दिलासा दिया और ब्लांच की जांच के लिए अपनी मेडिसिन आई चालू की। सौभाग्य रहा कि बच्ची ने पानी नहीं निगला, इसलिए वो ठीक थी। तभी एलन बोल पड़ी, याकू तुमने अभी क्या किया? याकू को भी ठीक पता नहीं था। उसे लगा उसने कोई डिवाइन मैजिक जगाया, लेकिन एलन को ऐसा नहीं लगा। याकू ने अभी अभी समुद्र का एक बड़ा हिस्सा मिटा दिया था। कोई भी डिवाइन मैजिक ऐसा नहीं कर सकता। लट ने ये सुना और पसीने से तरबतर हो गया। भारी माहौल को हल्का करने के लिए एलन ने तुरंत याकू की प्रेस कर दी। उसने जो किया था वो वाकई अमेजिंग था। ब्लांच को बचाने के लिए उसका डिवाइन पावर अब पूरी तरह सफल रहा। याकू ने अपनी बहन को ही बचाया था। उस रात बिस्तर पर बैठा याकू बार बार दोपहर का वो सीन याद करता रहा। जब वो ब्लांच को बचाना चाहता था तो उसका इरादा सिर्फ सी वाटर को हटाने का था, लेकिन अचानक वहां मौजूद हर चीज कंप्लीटली वैनिश्ड हो गई थी।
मानव शरीर 70% वाटर है। अगर याकू ने उस समय कोई भी मिस्टेक की होती तो ब्लांच और एलेन दोनों खतरे में पड़ सकते थे। तभी लुट ने याकू को पुकारा और टाइडल इंसिडेंट को फिर से याद किया। याकू ने सोचा था कि लुट उस समय उसके डिवाइन पावर से डर गई होगी, लेकिन नहीं, लुट को डर था कि वो अपनी यंग मिस्ट्रेस को बचा नहीं पाएगी। ये देखकर याकू ने लुट का करेज बढ़ाया। वो तैरना नहीं जानती थी, इसलिए अगर वो डूब भी जाती तो भी ब्लांच को बचा नहीं पाती। इसके विपरीत उस समय लुट का कदम राइट मूव था। हालांकि लुट उसकी बहन नहीं थी, फिर भी याकू उसे अपने फैमिली का हिस्सा मानता था। ये तो खुशकिस्मती थी कि वो अब भी सेफ थी। लुट भावुक हो गई और घुटनों के बल बैठकर याकू का थैंक्स अदा किया। उसके एनकरेजिंग वर्ड्स ने याकू को भी राहत महसूस कराई। इस तरह एक अजीब कल्ट को पता चला कि याकू ने अपने डिवाइन पावर से एक समुद्री क्षेत्र को इरेज्ड, और वो भी बिना कोई शैडो छोड़े। उनके लिए याकू एक हेरेटिक था। उन्होंने उसे हंट करने के लिए आर्मीज इकट्ठी कर ली और किसी भी कीमत पर उसे खत्म करने का रिजॉल्व किया। मार्सेल की यात्रा समाप्त हो गई थी और याकू की अंडरवर्ल्ड फार्मेसी फिर से चालू हो गई। वे सिर्फ एक हफ्ते के लिए बंद हुए थे, लेकिन याकू के ग्राहक पहले ही ट्रिपल्ड हो गए, जिससे याकू और एलन दोनों के पसीने छूट रहे थे। ग्राहकों की इतनी बड़ी संख्या शायद उन्हें फिर से ओवरटाइम करने पर मजबूर कर देगी। तभी याकू ने देखा कि सफेद कपड़े पहने दो लोग कुछ विस्परिंग कर रहे हैं। वो खुशी खुशी उनके पास गया एडवाइस देने के लिए, लेकिन उन्होंने याकू को घूरा और तुरंत चले गए। ये देखकर याकू को अभी भी वो दोनों आदमी बहुत सस्पिशियस लगे। एलन और लुट को भी ऐसा ही लगा। याकू से पहले लुट उनसे काउंसिल लेने आई थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी, बस याकू पर ध्यान दिया। इसलिए सेफ्टी रीजन से याकू ने नया डिसीजन लिया और नई टीम को और भी सतर्क रहने का आदेश दिया। वो नहीं चाहते थे कि ऐसी बातें अदर कस्टमर्स को प्रभावित करें। अगली सुबह जैसे ही रात की शिफ्ट बदलने वाले कर्मचारी फार्मेसी का डोर ओपन करते हैं, फॉग के बीच से एक मैड हॉर्स मिट्टी भरी गाड़ी खींचते हुए सीधे अंदर आ गया। ये खबर तुरंत ग्रैंड नोबल ब्रूनो को दी गई, जो बहुत एंग्री हुआ। उसने इसे अपने परिवार के खिलाफ डेक्लेरेशन ऑफ वॉर माना। ब्रूनो ने नाइट को महारानी के पास रिपोर्ट करने का आदेश दिया। फिर याकू से पूछा कि उसने किसी सस्पिशियस पर्सन को देखा है। याकू ने अनुमान लगाया कि ये सिर्फ फार्मासिस्ट एसोसिएशन या कल देखे गए 2 men in white हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी तक कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए वो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सका और ज्यादा एक्यूरेट इन्फो हासिल करना चाहता था। इसके बाद याकू फार्मेसी का इंस्पेक्शन करने दौड़ा। अंकल सेड्रिक इस घटना से बहुत अपसेट थे। पूरी दुकान बदबूदार मड से भर गई थी। हालांकि उन्होंने हवा को शुद्ध करने के लिए डिवाइन मैजिक का प्रयोग किया। इतनी मड को तुरंत हटाना मुश्किल था। दुर्भाग्य में भी फॉर्चून छिपी थी। केवल पहली मंजिल को नुकसान पहुंचा, ऊपरी मंजिलें अभी भी ठीक थी। लुट और एलन पहले ही कुछ मेडिसिन याकू के हवेली में पहुंचा चुके थे, इसलिए इस बार डैमेज ज्यादा नहीं हुआ। तभी मिस्टर जीन अपने कुछ दोस्तों के साथ आए। ये देखकर कि याकू को ट्रबल हो रही है, वो मदद के लिए आगे आए। न केवल जीन का ग्रुप बल्कि आसपास के लोग भी याकू की क्लीनअप में मदद करने दौड़े। इस घटना के कल्प्रिट्स के प्रति सभी लोग बहुत एंग्री थे। हालांकि उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिला, फिर भी वो याकू की मदद के लिए एंथुजियास्टिक थे। इतने सारे लोगों का इतना प्यार देखकर याकू बेहद इमोशनल हो गया। उन्होंने और अंकल सेड्रिक ने सिर झुकाकर सबका थैंक्स अदा किया। तभी एक महिला दौड़ती हुई आई और याकू को पुकारने लगी। वो फूट फूट कर रो रही थी और याकू को बताया कि उसके पिता अचानक सनस्ट्रोक की वजह से बेहोश हो गए हैं और वो चाहे जितनी कोशिश कर ले वो उन्हें उठा नहीं पा रही है। इसलिए याकू ने पूरी दुकान का सामान अंकल सेड्रिक को सौंप दिया और महिला के पिता को बचाने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। सुरक्षित रहने के लिए याकू ने ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन साथ में लाया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े उसे और भी ओमिनस फीलिंग हुई कि कुछ रॉन्ग है। ये महिला उसे रॉयल कैपिटल से बहुत दूर लेकर जा रही थी। जब तक याकू पीछे मुड़कर पूछने लगा, वो महिला वैनिश्ड हो गई। उसके तुरंत बाद अनगिनत सफेद वस्त्र पहने लोग प्रकट हुए और याकू को घेर लिया। वे होली एम्पायर के जजेस थे, जो याकू की शैडोलेस नेचर और मार्सेल में समुद्र को इरेज करने की घटना को स्पष्ट करने आए थे। एलन के साथ अपनी लेसन्स में याकू ने देवीय मंदिर के बारे में और भी जाना, जो इस दुनिया में देवताओं और देवीय मैजिक का उद्गम था और साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन था। उनका काम नवजात शिशुओं में देवीय शक्ति का आकलन करना और उनका पालन पोषण करना था। ये याद करते हुए याकू को लुट की कही बात याद आई, जिसके अनुसार बिना डिवाइन मैजिक एक नोबल को पदावनत करके कॉमनर बना दिया जा सकता था। इतना ही नहीं, देवीय मंदिर ही प्रत्येक देश के राजाओं को क्राउन और देवीय दंड देता था, जिसकी शक्ति एक राज्य से भी अधिक थी। एलन ने याकू को विशेष रूप से हेरेटिक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से सावधान रहने की याद दिलाई। ये ब्यूरो धर्मांध और दुष्टात्माओं को नष्ट करने में एक्सपर्ट था, जो देवीय शक्ति का दुरुपयोग करते थे। इस संगठन की आर्मी शक्तिशाली और क्रूर थी। फिर भी अब याकू का सामना हेरेटिक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डायरेक्टर सोलोमन से हुआ। वो एक ऐसा आदमी था जिसकी कोई शैडो भी नहीं थी और जिसने शहर के बीचों बीच बड़ी दवा की दुकान खोलने की हिम्मत की थी।
दिन दहाड़े आते वो जानते थे कि सोलोमन को समझ नहीं आ रहा था कि याकू फूलिश है या बस कॉन्फिडेंट। याकू बस मुस्कुराता रहा और समझाने की कोशिश करता रहा कि वो कोई इविल स्पिरिट नहीं, बस एक इंसान है। बेशक सोलोमन को याकू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने याकू को अपना सामान नीचे रखने और पीछे हटने का ऑर्डर दिया क्योंकि वो कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं बनाना चाहता था। याकू को उसकी बात माननी पड़ी। सोलोमन ने याकू को पकड़ने के लिए एक इविल स्पिरिट रिस्ट्रेनिंग स्ट्रक्चर तैयार की थी, लेकिन जब ये डिवाइन मैजिकल स्ट्रक्चर डिप्लॉय हुआ, पलक झपकते ही वो इंस्टेंटली मैनेज हो गया। इससे पूरी हेरेटिक इन्वेस्टिगेशन टीम शॉक्ड रह गई। उनमें से एक ने अपनी स्टाफ उठाई और याकू को घेरते हुए गोलियां बरसाने लगा। याकू बिल्कुल शांत रहा। उसने अपने लिए एक वॉल ऑफ फायर बनाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, फिर आग को बुझाने के लिए हवा से ऑक्सीजन निकाली। अगर आग का कोई असर नहीं हुआ तो आइस क्या? उन्होंने आइसी स्वॉर्ड याकू की ओर फेंकी, लेकिन याकू द्वारा बनाई गई बैरियर को छूते ही वो तुरंत डिसअपियर हो गई। इस एबिलिटी ने पूरी जांच टीम को पसीने पसीना कर दिया। उनका मानना था कि याकू का डिवाइन मैजिक बहुत गुणी है, उसे अब अलाइव पकड़ना बहुत खतरनाक है और तुरंत एलिमिनेट करना जरूरी है। सोलोमन के आदेश पाकर पूरी जांच टीम ने याकू पर अटैक करने के लिए स्क्वाड बनाना शुरू कर दिया और हर एक व्यक्ति जिसके पास कोई एबिलिटी थी वो उस पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। पृथ्वी के पांचों एलिमेंट्स ने मिलकर याकू पर अटैक किया, लेकिन एक जबरदस्त एक्सप्लोजन के बाद भी याकू को कोई हार्म नहीं हुआ। उसने सभी अटैक्स को रोकने के लिए एक विशाल आइस वॉल बना ली। इस समय तक याकू थोड़ा ट्रबल्ड भी हो गया था। उसने शक्तिशाली एनर्जी उत्सर्जित की जिससे सोलोमन टेरिफाइड हो गया और उसने जल्दी से सभी को डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। याकू से निकलने वाली शक्ति ने सोलोमन को लड़खड़ाकर फॉल करवा दिया, जबकि बाकी लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। इस समय याकू ने पूरा विशाल आइस चंक उठाया और उन्हें धमका रहा था। उसने कहा, आप तुरंत स्टॉप करो, मैं इस दुनिया में लड़ने नहीं बल्कि लोगों को बचाने आया हूँ, और अगर आप फिर भी ऐसा करेंगे तो बदला लेना पड़ेगा। याकू का पूरा शरीर ग्लो होने लगा जिससे सोलोमन के पसीने छूट गए। उसे एहसास हुआ कि ये इमेंस डिवाइन पावर कंधे पर एक होली सील याकू पर कोई शैडो नहीं छोड़ता क्योंकि वो पहले से ही रेडिएंट था। सोलोमन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो फेस टू फेस इस व्यक्ति से मिलेगा। उसने जोर से चिल्लाकर अपने सभी साथियों को याद दिलाया कि याकू इज द इनकारनेशन ऑफ मेडिसिन गॉड। पूरे ग्रुप ने तुरंत याकू के सामने अपने पाप स्वीकार किए और बाउड। घोड़े से गिरने के कारण सोलोमन के पैर से बहुत ब्लड बह रहा था। ये देवता के खिलाफ ब्लास्फेमी था, इसलिए उसने याकू के सामने एटोनमेंट करने के लिए सुसाइड करने का डिसीजन लिया। सोलोमन ने डैगर निकाला और खुद को मारने ही वाला था कि याकू ने उसे रोक दिया। उसने कहा, मैं शुरू से ही लोगों को बचाने आया हूँ। अगर आप मुझे और मेरी फार्मेसी परेशान नहीं करेंगे तो किसी की डेथ नहीं होगी। इसके बाद याकू ने सोलोमन का डायग्नोस करने के लिए अपनी मेडिकल आइज एक्टिवेट की। घोड़े से गिरने के कारण उसे पहले ही ओपन बोन फ्रैक्चर हुआ था। निकलने वाली लाइट सफेद थी, जिससे पता चलता है कि याकू अभी भी उसका ट्रीटमेंट कर सकता था। सबसे अच्छा तरीका तो यही था कि सोलोमन का ये अंग एम्प्यूटेट कर दिया जाए, लेकिन तभी एक रेड लाइट निकली जिससे याकू को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर उसने अभी अंग काट दिया तो ब्लड इन्फेक्शन हो सकता था। याकू को इलाज का कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता। बोन को जोड़ने के लिए सर्जरी ज्यादा कारगर होती, लेकिन इस दुनिया में सर्जरी जैसी कोई चीज नहीं थी। सिर्फ याकू ही ऐसा कर सकता था। याकू थोड़ा हेजिटेंट हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये काम ठीक से कर पाएगा या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने सभी को एक हॉर्स कार्ट मंगाने का आदेश दिया। उसने एक स्टोन प्लेटफॉर्म बनाया और सोलोमन को उस पर लिटा दिया। याकू ने अपना डिसीजन कर लिया था। एक डॉक्टर होने के नाते वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। उसे उसकी सर्जरी करनी ही थी। याकू माइनर सर्जरी रूम में गया और सोलोमन को एनेस्थीसिया देना शुरू किया। वो आदमी याकू के हर इंस्ट्रक्शन को बिना बहस मान रहा था, इसलिए उसने जरा भी शिकायत नहीं की। पहले याकू ने जानवरों पर कई बार एक्सपेरिमेंटल सर्जरीज की थी, लेकिन किसी इंसान पर यह उसका पहला एक्चुअल ट्राई था। थोड़ा नर्वस तो था ही। याकू ने गहरी सांस ली और फिर उसने काम शुरू कर दिया। इस वक्त अगर वो नहीं होता तो सोलोमन को बचाने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद याकू बाहर आया। फिलहाल सोलोमन की जान बच गई थी, बस रिकवरी के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए था, इसलिए याकू ने बाकी लोगों को उसे वापस ले जाने दिया। सजा देने के बजाय याकू ने दया दिखाना ज्यादा सही समझा। पूरे ग्रुप ने तुरंत औषधि देवता को धन्यवाद देते हुए फुल प्रोस्ट्रेशन किया, लेकिन याकू ने उन्हें तुरंत रोक दिया और साफ कहा कि वो कोई मेडिसिन गॉड या डिवाइन फिगर नहीं है। वो बस एक ऐसा इंसान है जिसकी एक ही इच्छा है, डॉक्टर बनकर लोगों को बचाना। सोलोमन को बचाना उसकी जिम्मेदारी थी, और अगर वो सच में उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो याकू सिर्फ यही चाहता था कि आज के बाद पूरी तरह सीक्रेट रखी जाए। कई महीनों बाद सोलोमन पूरी तरह ठीक हो गया। वो खुद याकू की फार्मेसी में एक सुंदर सा उपहार लेकर आया। उस घटना के बाद सोलोमन ने डिवाइन टेम्पल के आर्च बिशप का पद पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, और अब उसने याकू से वादा किया कि उससे जुड़ी किसी भी हेरेसी की खबर को वो दबा देगा। लेकिन उससे पहले उसने याकू से थोड़ा समय मांगा, इसलिए याकू को दोपहर में थोड़ी देर के लिए फार्मेसी बंद करनी पड़ी।
हाथ में सोलोमन का लाया हुआ केक लेकर वो किसी कोने में चुपके से खाने की जगह ढूंढ ही रहा था, तभी छोटी ब्लांच बाहर गेट से ही उसे आवाज़ देने लगी। आज उसका याकू के साथ खेलने का आफ्टरनून अपॉइंटमेंट था, इसलिए वो जल्दी पहुंच गई। उसी समय फार्मेसी के अंदर सोलोमन एक बहुत ही क्लासी बॉक्स लेकर आया था। अंदर एक छड़ी थी और वो याकू को देना चाहता था। इस स्टाफ को मेडिसिन गॉड स्टाफ कहा जाता है। 5 बेसिक एट्रीब्यूट्स के अलावा ये याकू की कॉम्बैट में भी मदद कर सकती थी और इलाज में भी। याकू थोड़ा कंफ्यूज था, इतना कीमती गिफ्ट स्वीकार करे या ना करे, लेकिन सोलोमन का एक्साइटेड फेस देखकर उसने उसे ले लिया और ज़रा सा ट्राई किया। जैसे ही याकू ने स्टाफ में डिवाइन पावर डाली, तेज रोशनी निकल पड़ी। सोलोमन के लिए यह साफ संकेत था, द स्टाफ हैज़ एक्सेप्टेड याकू एज हिज ट्रू मास्टर। वो छड़ी इतनी खूबसूरत थी कि एलन तो उसे देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गई, इसलिए याकू ने उसे थोड़ी देर पकड़ने दिया। लेकिन जैसे ही एलन ने उसे थामा, स्टाफ उसके हाथ से फिसल कर गिर गई। सोलोमन ने तुरंत समझाया कि ये डिवाइन स्टाफ इस दुनिया की नहीं है और सिर्फ याकू ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। याकू ने जल्दी से स्टाफ उठाई, तभी उसकी नज़र उस पर लगे कई बटनों पर पड़ी और वो क्यूरियोसिटी में मुड़कर पूछ बैठा, क्या ये उड़ भी सकती है? याकू का अंदाज़ा एकदम सही था। जैसे ही उसने थोड़ी सी डिवाइन पावर डाली, स्टाफ तुरंत हवा में उठ गई और याकू को भी ऊपर ले जाने लायक पावर थी। मुलाकात के बाद याकू ने सोलोमन को दरवाजे तक छोड़ा। जाने से पहले उसके पास याकू के लिए एक और गिफ्ट था, एक पेंडेंट। ये मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करने में मदद करता था और इसे पहनते ही याकू की शैडो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसी दिखने लगी। याकू को यही चीज़ चाहिए थी, इसलिए उसने बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद याकू लुट और उसकी बहन ब्लांच को शहर घुमाने ले गया। अपनी बहन की हर ज़रूरत उसने पूरी की। दोनों को इतना खुश देखकर याकू भी जेन्युइनली खुश था। इस तरह हेरेटिक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वाला मामला पूरी तरह खत्म हो गया और फिर याकू का स्टोर पहले की तरह चढ़ने लगा। याकू के अंदाजे के अनुसार कस्टमर्स की संख्या और भी बढ़ रही थी, इसलिए अब एम्प्लॉयज़ बढ़ाने का समय आ गया था। लेकिन नोबल फार्मासिस्ट बहुत रेयर थे और कॉमन फार्मासिस्ट पहले ही फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लिए काम करते थे। इसी दौरान याकू ने अनजाने में लोगों की कुछ शिकायतें सुनी। उसकी फार्मेसी हमेशा भरी रहती थी और हर कोई लंबी लाइन में वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो दूसरी दुकानों पर दवाइयाँ खरीदने जाते थे। लेकिन क्योंकि याकू की दुकान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मैनेजमेंट के तहत नहीं थी, उसकी दवाइयाँ उनके स्टोर्स में अवेलेबल ही नहीं थी। अब याकू को समस्या समझ में आ गई थी। फार्मासिस्ट एसोसिएशन ही सबसे बड़ी बाधा थी जो लोगों तक सही दवाएं पहुंचने नहीं दे रही थी। इसका सलूशन सोचते हुए याकू ने एलन के साथ एक नया एसोसिएशन बनाने पर चर्चा की। अभी कॉस्मेटिक शॉप और उसकी फार्मेसी दोनों का मैनेजमेंट एलन ही संभाल रही थी। एम्पायर के लीगल सिस्टम के अनुसार वो एक नया यूनियन आसानी से बना सकते थे। एक बार ये बन गया तो याकू दूसरे स्टोर्स को अपने एसोसिएशन में ज्वाइन करने के लिए आकर्षित करेगा। इससे मेन स्टोर की भीड़ भी कम हो जाएगी। सोचने के बाद याकू ने पेपरवर्क सेड्रिक को सौंप दिया और परमिशंस की बात आई तो शायद उसे खुद क्वीन से मिलने पैलेस जाना पड़ेगा। दूसरी दुनिया की ये फार्मेसी अब इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी कि बूढ़े बुरान को फार्मासिस्ट एसोसिएशन के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। एक नोबल फैमिली की फार्मेसी इतनी सस्ती दवाइयां बेच रही थी कि गरीब भी खरीद सकते थे। ये बात बुरान को बर्दाश्त नहीं हुई। इस बार उसने ठान लिया किसी भी कीमत पर अदर वर्ल्ड फार्मेसी को खत्म करना है। उसने एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को सख्ती से याकू की दुकान से किसी भी तरह का कांटेक्ट रखने से मना कर दिया। अगर किसी ने रूल तोड़ा तो उनका लाइसेंस रद्द और एसोसिएशन से सीधा बाहर। अगली सुबह पियर अपनी बेटी मैरी को मदद के लिए फार्मासिस्ट डोनाल्ड के दुकान पर लाया, लेकिन बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसकी बेटी हालत से बहुत बीमार थी। उसी समय याकू और लुट वहाँ से गुजर रहे थे और याकू ने अगर उसे कोई आपत्ति ना हो तो अपनी फार्मेसी में आने का निमंत्रण दिया ताकि वो बच्चे की जांच कर सके। बेटी को और सफरिंग में देखकर पियर चुपचाप याकू के पीछे हो लिया। दूसरी दुनिया की फार्मेसी के सामने आज भी लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन याकू पियरे और नन्ही मैरी को मुख्य दरवाजे से नहीं बल्कि साइड गेट की तरफ ले गया। ये देखकर पियरे थोड़े मायूस हो गया। उसे लगा कि शायद याकू उसे अलग समझ रहा है, पर असली बात तो तब समझ आई जब याकू ने उसे एक मास्क थमाया। उसे तभी एहसास हुआ कि ये सब इसलिए था ताकि मैरी की बीमारी किसी और को ना लगे। दोनों ने मास्क पहन लिए और फिर याकू ने नन्ही बच्ची की हालत चेक करना शुरू किया। सबसे पहले उसे मैरी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी चाहिए थी। इस वक्त मैरी को तेज फीवर था, बॉडी बिल्कुल वीक थी और वो होश में भी नहीं थी। याकू को अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा था कि उसे कौन सी बीमारी है। तभी उसने पियरे से पूछा कि मैरी का वेट कितना है। पियरे कंफ्यूजन में पड़ गया तो याकू ने खुद ही स्केल निकालकर उसे मैरी को उस पर बैठाने को कहा। पहली बार ऐसा देखकर पियरे थोड़ा डर भी गया था,
तो याकू ने कामली समझाया कि वेट पता होना इसलिए ज़रूरी है ताकि दवा की सही डोसेज तय की जा सके। गलत मात्रा देने पर दवा बेअसर हो सकती है और कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकती है। ये सुनकर पियरे हैरान रह गया, क्योंकि बाकी क्लिनिकों में तो बच्चों को बस वयस्कों की आधी दवा दे दी जाती थी। याकू की तरह इतनी सावधानी कोई नहीं बरतता था। कुछ देर की जांच के बाद याकू को आखिर बीमारी का अंदाजा लग ही गया। छोटी मैरी को बेहद तेज सर्दी थी। पियरे स्टन रह गया। इतना हाई फीवर, सीजर्स और मुंह से झाग, उससे तो लगा था कि किसी इविल स्पिरिट का असर है। पर याकू ने साफ कहा कि ये सिर्फ कोल्ड नहीं बल्कि फ्लू है। पियरे के चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन देखकर याकू को थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ा। मैरी को एक वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया था। याकू दवा की अलमारी में गया और बीमारी की मेडिसिन की एक वायल निकाल कर लाया। उसने बताया कि इस समय मैरी का शरीर इतना कमजोर है कि दवा खाना उतना असरदार नहीं होगा, इसलिए स्टीम इनहेलेशन सबसे बेहतर तरीका होगा। इससे बच्चे की बॉडी वार्म होगी और वायरस खुद ही कमजोर होने लगेंगे। लंबी एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी पियरे आधा समझा आधा नहीं, तो याकू वही रुक गया और बाकी कामों में लग गया। इलाज देर शाम तक चलता रहा और सच कहें तो याकू का तरीका सरप्राइजिंगली फास्ट काम कर गया। मैरी का फीवर धीरे धीरे उतर गया। याकू ने अगले 5 दिनों की दवा भी तैयार कर दी। देर रात होने के बावजूद उसने पियरे को याद दिलाया कि इस तरह की बीमारी शाम को ज्यादा उभरती है, इसलिए अगर कोई भी परेशानी फिर से दिखे तो वो बिना हिचकिचाए वापस क्लिनिक आ सकता है। याकू ने पियरे को गेट तक छोड़ा और तभी पियरे में डरते डरते पूछा, जांच की फीस क्या है? याकू मुस्कुराया और बहुत कम अमाउंट बताया। उसने कहा कि बच्चों की जांच आसान होती है, इसलिए वो ज्यादा चार्ज नहीं करता। पियरे ने सिर झुकाया और वहां से चला गया। फार्मेसी की चमकती इमारत को देखते हुए उसे अचानक समझ आ गया, फार्मासिस्ट एसोसिएशन का याकू से कॉम्पीट करना असंभव है। घर पहुंचकर उसने खुद को काम में लगा लिया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी कमरे में आई और बताया कि मैरी गहरी नींद में है और अब उसे कोई दर्द नहीं हो रहा। लेकिन जब उसे पता चला कि पियरे मैरी को दूसरी दुनिया की फार्मेसी ले गया था तो वो डर गई। आखिर एसोसिएशन ने वहां जाने से मना किया था, लेकिन पियरे ने साफ कहा, अगर आज याकू नहीं होता तो मैरी बच ना पाती। ज्ञान, ट्रीटमेंट, केयर, हर चीज में दूसरी दुनिया की फार्मेसी बाकी सबसे कहीं आगे थी और असल में एक फार्मासिस्ट की असली छवि वैसी ही होनी चाहिए। ये सोचकर पियरे को लगा कि वो खुद बहुत पीछे है, ना जादू, ना ज्ञान और ना ही याकू जैसा कॉन्फिडेंस। वो चाहता था कि उसे भी याकू का थोड़ा सा अनुभव मिल जाए ताकि वो भी लोगों की जान बचा सके। उसकी पत्नी समझ गई कि पियरे क्या सोच रहा है, लेकिन उस रास्ते पर जाना मतलब फार्मासिस्ट एसोसिएशन के खिलाफ खड़ा होना था, जो लगभग सुसाइड जैसा था। इतनी परेशानियों के बीच पियरे खुद को रोक नहीं पाया और रो पड़ा। एक फार्मासिस्ट होते हुए भी वो अपनी बेटी की मदद नहीं कर पाया। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। अगली सुबह फार्मासिस्ट एसोसिएशन की इमरजेंसी मीटिंग फिर से बुलाई गई। दुकानों और आय में लगातार गिरावट आ रही थी। बैरन गुस्से में था पर कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि दूसरी दुनिया की फार्मेसी को महारानी का सपोर्ट था और ऊपर से आर्च बिशप्स भी वहां अक्सर आ रहे थे, तो प्रैक्टिकली याकू को कोई छू भी नहीं सकता था। बैरन ने पियरे की तरफ देखा, क्योंकि उसकी दुकान सबसे ज्यादा पास थी। पियरे ने गहरी सांस ली और खड़े होकर सच बोल दिया, अगर यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति कभी दूसरी दुनिया की फार्मेसी गया ही नहीं तो एक बार जाकर देखें, आपको खुद समझ आ जाएगा कि लोग आपकी दुकानों पर वापस क्यों नहीं आते। वहाँ अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है, ट्रीटमेंट सबको सेम मिलता है। बैरन गुस्से से खड़ा हुआ और मेज पर हाथ पटका। उसके लिए ये सब सिर्फ कस्टमर्स की क्यूरियोसिटी थी। उसका कहना था, दूसरी दुनिया की फार्मेसी महारानी के प्रिविलेज का फायदा उठाकर प्राइसेस कम कर रही है और यही एसोसिएशन की हालत खराब कर रही है। बैरन ये सब कहते कहते अचानक रो पड़े। सालों से वो आम लोगों तक मेडिसिन पहुंचाते आ रहे थे, लेकिन अमीर लोग कभी उनकी केयर करने नहीं आए, ना मदद, कुछ भी नहीं। सोच के देखो, अगर एक दिन वो दवाखाना बंद हो जाए तो आम लोगों के पास इलाज का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। इधर पियर अब भी सभी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अनदर वर्ल्ड फार्मेसी इतनी एडवांस्ड इसलिए है क्योंकि वो लोग मरीजों को इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं। उन्हें खत्म करने की जगह उनसे सीखना चाहिए कि पेशेंट्स का सही ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और मेडिसिन का सही इस्तेमाल कैसे होता है। लेकिन वो लोग तो ऐसी दवाइयाँ बेच रहे थे जिनका सोर्स भी अनक्लियर था और ये भी नहीं पता था कि वो इंसानों के लिए सेफ हैं या नहीं। तभी बैरन ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटका और पियर को चुप करवा दिया। उसे लगा कि अगर पियर को फार्मासिस्ट एसोसिएशन पर भरोसा ही नहीं है तो उसे यहीं से अभी निकल जाना चाहिए। और बस उसी पल पियर की जॉब चली गई। उसके बाद बैरन के आदमियों ने उसकी फार्मेसी की हालत भी खराब कर दी। पियर बस खड़ा देखता रह गया, कुछ करने की ताकत ही नहीं थी। तभी अचानक याकू वहां पहुंचा। वो सीधे पियर की तरफ दौड़ा और उससे सब पूछने लगा। इस बार पियर ने उससे कुछ भी छिपाया नहीं था। उसने पूरी बात बता दी, कैसे उसने एसोसिएशन के रूल्स तोड़कर मैरी को अपनी फार्मेसी में चेकअप के लिए बुलाया था और वही बात बैरन को पसंद नहीं आई। उसने पियर के सारे बिजनेस लाइसेंसेस रद्द कर दिए। शुरुआत में पियर को लगा था कि शायद एसोसिएशन उनकी बात सुनेगा, लेकिन आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। एसोसिएशन से निकाले जाने का मतलब था कि वो अब इस शहर में बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। इसलिए पियर ने प्लान बनाया कि किसी दूसरे देश जाकर फिर से शुरुआत करेगा। याकू ने ये सुना और सब समझ गया।
पियर को बस किसी दूसरी संस्था में शामिल होना था और वो फिर से काम कर सकता था। और संयोग से आज ही एम्प्रेस ने याकू को खुद का फार्मासिस्ट गिल्ड खोलने की अनुमति दी थी। याकू की इस गिल्ड एक ऐसी जगह बनेगी जहां नई तरह की मेडिसिन की रिसर्च और मिक्सिंग होगी। उसने हाथ बढ़ाकर पियर को इनवाइट किया, अगर उसे कोई आपत्ति ना हो तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। ये सुनते ही पियर रो पड़ा। उसे आखिरकार इस देश में एक नई जॉब मिल गई थी। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान का इंटीरियर बदल गया और शेल्फ्स मेडिसिन से भर गईं। लेकिन ग्रैंड ओपनिंग के ठीक पहले पियर अभी भी थोड़ा एंग्शियस था। उसे डाउट था कि वो अच्छा कर पाएगा या नहीं। तभी छोटी मैरी दौड़ते हुई आई और उसकी ट्राउजर्स खींचकर उसे मोटिवेट करने लगी। बस उसी कारण पियर ने खुद को संभाला और फिर से कॉन्फिडेंस पा लिया। दवा खाने का दरवाज़ा खुला। बाहर काफ़ी लोग लाइन में खड़े थे। उन्हें पता चला था कि यह फार्मेसी अब अदरवर्ल्ड फार्मेसी से जुड़ी है, इसलिए वो लोग लंबी क्यू से बचने के लिए यहाँ आ गए थे। पियर की लाइफ में पहली बार इतना बड़ा क्राउड उसके सामने खड़ा था और उसकी आंखें अनजाने में नम हो गईं। आखिरकार अब वो लोगों को सही मेडिसिन दे सकेगा। इधर ब्रूनो के एक दोस्त थे कैमिल। एक दिन मंदिर वालों ने उसे ह्यूमंस पर क्रूर एक्सपेरिमेंट्स करने के आरोप में पकड़ लिया। जांच के दौरान भी कैमिल ब्रूनो को उल्टा डांट रहा था। उसके हिसाब से ब्रूनो इस दुनिया की रियलिटी कभी नहीं समझ पाएगा। इंसान तो मरते ही हैं और वो लोग वैसे भी नए ह्यूमंस बनाते रहते थे, तो एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कुछ लोग मर भी जाएं तो दुनिया खत्म थोड़ी हो जाएगी। कैमिल इसे ही इस दुनिया की नेचुरल ब्यूटी मानता था। ये सुनकर ब्रूनो अचानक नींद में ही चौंक कर जाग गया। वो अपने दोस्त कैमिल के साथ बीते हर एक पल को ड्रीम में फिर से देख रहा था। ब्रूनो अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि कैमिल इतने अंधेरी राह पर क्यों चल पड़ा। अगली सुबह याकू का पूरा परिवार ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रूनो को टेबल पर चुपचाप देखते हुए याकू को लगा कि शायद वो सिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बस पुरानी पेनफुल यादें याद कर रहा था। तभी बटलर भागते हुए आया और ग्रैंड नोबल को एक लेटर दिया। ये उनके बड़े बेटे पॉल का पत्र था। पॉल का नाम सुनते ही नन्ही ब्लैंच थोड़ी घबरा गई। पत्र में पॉल ने बताया था कि इस साल वो नॉर्मल से देर में वापस लौटने वाला है। ये सुनकर याकू की माँ थोड़ी टेंस हो गई। उन्हें चिंता थी कि पॉल की पढ़ाई ठीक से चल रही है या नहीं और कहीं वो खुद को ज़्यादा प्रेशर में न डाल ले। ब्लैंच ने काफ़ी सोचा, पर उसे भाई की यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं आ रहा था। तब लाउट ने फिर से उसे समझाया। बड़े भाई पॉल नोवोरूट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो कैपिटल का सबसे बड़ा और बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वहाँ एडमिशन मिलना ही साबित करता है कि इंसान बहुत टैलेंटेड है। लेकिन लाउट ने यह भी नोटिस किया कि याकू अपनी मेहनत से पहले ही पॉल से आगे निकल चुका था। याकू ने शर्माते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन असल में वो बस ऑकवर्ड था। तभी ब्रूनो ने उसे बुलाया और खाने के बाद अपने रूम में आने को कहा। अंदर जाकर उसने याकू को बताया कि अगले महीने कैपिटल में फेयर सीजन शुरू होने वाला है। याकू ने भी इसके बारे में सुना था। ये फेस्टिवल साल में सिर्फ एक बार लगता है और पूरा 1 महीना चलता है। दूर दूर से मर्चेंट्स आते हैं, भीड़ बहुत बढ़ जाती है, इसलिए ब्रूनो उसे पहले से सावधान कर रहा था। सावधान? याकू को समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या है। तब ब्रूनो ने पॉल के पत्र की असली वजह बताई। पॉल ने लिखा था कि पड़ोसी देश के पास पटे आइलैंड पर एक अजीब महामारी फैल गई है। वहाँ के सभी 1000 लोग मर चुके हैं। ये सुनकर याकू के हाथ पैर ठंडे हो गए। ये बीमारी बिल्कुल अनयूजान थी। याकू और पूछना चाहता था, लेकिन ब्रूनो को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। नोवोरूट यूनिवर्सिटी की टॉप रिसर्च कमेटी 2 इन्फेक्टेड लोगों को स्टडी के लिए वापस लाई थी, लेकिन वो दोनों भी उसी बीमारी से मर गए। ये सुनकर याकू पसीने पसीने हो गया। मतलब बीमारी हाईली कंटेजियस थी। ब्रूनो भी चुपचाप उसके विचार से सहमत था। हालांकि रिसर्च टीम अब उस आइलैंड पर आउटब्रेक को कंट्रोल कर चुकी थी, पर किसी को नहीं पता कि वहां आने जाने वाले कार्गो शिप्स ने इन्फेक्शन फैलाया या नहीं। और कैपिटल के फेयर में जाने से पहले सभी को मर्सेल पोर्ट पर रुकना पड़ता है, जो याकू के परिवार की टेरिटरी में आता है। इसी के साथ इस वीडियो का ये पार्ट यहीं एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। मैं कल ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड लक।